कि जैसे आप अपने हॉस्पिटल जैसे आप अपने हॉस्पिटल्स में काम करते हो, वहाँ पे आपने एफसीपीएस पाथवे शुरू किया या एमआरसी पाथवे शुरू किया। आप मिड ऑफ द रोटेशंस के जाके यानी कि लाइक आई थिंक 1 और 2 इयर्स में आपको आपका जो सीपीएसपी है, वो स्पॉन्सर जॉब्स देता है यूके में कोलैबोरेशन के साथ। वो आपको इस रूट पे भेजता है 2 साल के लिए, ठीक है? आप 2 साल के लिए आते हो यूके में, आप यहाँ आके प्रैक्टिस करते हो, आप जॉब करते हो, आप सीखते हो, उसके बाद आइदर आप अपने कंट्री में वापस जाते हो और आप यहाँ पे फर्दर जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो, फर्दर एग्जाम्स क्लियर करते हो और आप यहाँ पे सेटल डाउन हो जाते हो। प्रोज एंड कॉन्स क्या है? ऑब्वियसली तीनों का पाथवे डिफरेंट है, स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, एंड रूट ओके सेम है आपका। अगेन एंड गोल है क्या आपका? पैसा है, ट्रेनिंग है, सेटलमेंट है, वीजा है। वो आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि आपको रूट क्या चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली तीनों में आपका रूट थोड़ा डिफरेंट होता है, आपके एक्सपेंसेस थोड़े डिफरेंट होते हैं, ठीक है? सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी टाइमलाइन बनाओ आज से कि आपने करना क्या, आप किस लेवल पे हो। भी आप एमबीबीएस फाइनल ईयर में हो, आप हाउस जॉब में हो, आप अपनी ट्रेनिंग में हो, आप सेकेंड ईयर ऑफ ट्रेनिंग में हो, तो वो आपको हेल्प आउट करेगा कि आपने किस पाथवे में जाना है आगे से। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, अच्छा ये कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं यूके के बारे में, अगर आपको नहीं भी पता तो यू शुड नो अबाउट दैम। क्योंकि आप जब भी किसी से बात करोगे वो आपसे पूछेगा और आप एक क्वेश्चन पूछते हो। फॉर एग्जांपल लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं साइकेट्री ट्रेनिंग जॉब चाह रहा हूँ तो मुझे मिल जाएगी? ठीक है, ट्रेनिंग और नॉन ट्रेनिंग दो पाथवे हैं यूके के। आप ये जो बेसिक जो इधर रूल्स आपको नजर आ रहे हैं ना, फाउंडेशन ईयर 1 विच इज FY1 FY2 FY3, ये फाउंडेशन ईयर्स होते हैं, इनको कहते हैं हाउस जॉब ईयर्स, ठीक है? हमारे हाउस जॉब का 1 साल होता है, इनके हाउस जॉब के 2 साल होते हैं, ठीक है? अगर आपने अपने कंट्री में हाउस जॉब कर ली है, ठीक है, पाकिस्तान में आपने हाउस जॉब कर लिया तो आपको फुल लाइसेंस मिल जाता है। पहले आपके पास प्रोविजनल लाइसेंस होता है पीएमडीसी का, ठीक है? इसी तरह यूके में भी आपको जीएमसी का प्रोविजनल लाइसेंस मिल जाता है बिफोर डूइंग ऑफिशियल हाउस जॉब। ऑफिशियल हाउस जॉब आप चाहे यूके में करो, चाहे आप पाकिस्तान में करो, ठीक है? अगर आपने हाउस जॉब की है, आपने फाउंडेशन ईयर लेवल की कॉम्पिटेंसीज की हुई हैं, तो आपको फुल लाइसेंस मिलता है, ठीक है? उसके बाद अगर आपको फुल लाइसेंस मिला हुआ है तो आप किसी भी लेवल पे जॉब अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको फुल लाइसेंस नहीं मिला हुआ, आपको प्रोविजनल लाइसेंस ओनली मिला हुआ है, तो आपको यूके का हाउस जॉब का जो प्राइमरी ट्रेनिंग पाथवे यूके का फाउंडेशन ईयर प्रोग्राम है वो ज्वाइन करना होता है। अगेन दैट इज डिफरेंट देन ट्रेनिंग जॉब और नॉन ट्रेनिंग जॉब। जो ट्रेनिंग जॉब और नॉन ट्रेनिंग जॉब की टर्म है वो यूजुअली हम पोस्ट ग्रेड जॉब्स के लिए ज्वाइन करते हैं। मतलब जैसे हम पाकिस्तान में एफसीपीएस जॉब्स करते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं ट्रेनिंग जॉब या नॉन ट्रेनिंग जॉब। अगेन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता ट्रेनिंग जॉब और नॉन ट्रेनिंग जॉब में, पे स्केल सेम है, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी सेम है, हाँ थोड़े से अप एंड डाउन होते हैं। ट्रेनिंग पाथवे अगर आप ज्वाइन करते हो उसके अलग से एग्जाम और कॉम्पिटेंसीज होती हैं। जब आप वो कर लेते हो उसका एक अलग से पाथवे होता है, आपने कुछ एग्जाम्स करने होते हैं। एमआरसी एग्जाम उनकी बेसिक नहीं है, जैसे पाकिस्तान में अपने एफसीपीएस 1 करना है तो ही आप ट्रेनिंग जॉब में जाते हो। यहाँ एमआरसीओजी 1 करके आप ट्रेनिंग जॉब में नहीं जाते, इसका डिफरेंट पाथवे होता है। आपको नॉन ट्रेनिंग जॉब कहीं पे भी मिल जाती है, आप उसके लिए अप्लाई करते हो, वो खुली जॉब्स होती हैं। आप चाहे तो आप साइकेट्री में काम करना शुरू कर दो, आप सर्जरी में काम करना शुरू कर दो, बाद में आप गायनी की ट्रेनिंग जॉब में चले जाओ, विच आई डिड इट, आई विल कम टू दैट इन अ मिनट, ठीक है? उसके बाद कुछ टर्म्स होती हैं जैसे एसएचओ जॉब है, सीनियर हाउस ऑफिसर, जूनियर क्लिनिकल फेलो, जूनियर स्पेशलिटी, ये सारी ऑलमोस्ट सेम होती हैं, बस इनके नाम डिफरेंट है बिकॉज इनमें थोड़ी सी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट होती हैं, ठीक है? और ये सारी नॉन ट्रेनिंग जॉब की टर्म्स हैं। ट्रेनिंग जॉब की टर्म एक ही होती है, ट्रेनिंग जॉब, उसके बाद आपका ईयर होता है, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3, ठीक है? एसटी और सीटी ये होता है स्पेशलिटी ट्रेनिंग या कोर ट्रेनिंग को कहते हैं। स्पेशलिटी ट्रेनिंग हम यूजुअली सर्जिकल रिलेटेड जॉब्स को ही कह रहे होते हैं जिनका रन थ्रू पाथवे होता है। अब ये ट्रेनिंग जॉब के दो चंक्स हैं, ठीक है? जैसे ओब्स एंड गायनी रन थ्रू है, मतलब एक दफा आप ट्रेनिंग में एंटर हो गए हो, आपको फर्दर कोई इंटरव्यूज नहीं देने, आपकी ट्रेनिंग चलती जाएगी 5-7 साल की, ठीक है? तो आप ST1 ST2 ST3 होते हो, ठीक है? कोर ट्रेनिंग जैसे मेडिकल की ट्रेनिंग होती है, क्योंकि मेडिकल की ट्रेनिंग को ही वो दो पाथ में डिवाइड करते हैं। ऑलमोस्ट आई थिंक पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है, आप पहले बेसिक ट्रेनिंग करते हो 2 साल की, ठीक है, जो कोर मेडिकल ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आपकी डिवीजन होती है कि आपने कोर ट्रेनिंग के बाद स्पेशलिटी मेडिकल ट्रेनिंग कहाँ करनी है। जैसे आप कार्डियोलॉजी में करना चाह रहे हो तो आप कार्डियोलॉजी की CT3 स्पेशलिटी में चले जाओगे, उसका अगेन अलग पाथवे होता है, ठीक है?
आई नो इट्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन बट ये जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इट विल हेल्प यू क्लैरिफाई सम क्वेश्चंस फॉर द लेटर स्लाइड्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, अगेन मेरा पाथवे बहुत सिंपल सा था, मैंने एमबीबीएस किया, उसके बाद मैंने हाउस जॉब स्टार्ट की। मैंने अपनी हाउस जॉब के ड्यूरेशन में ही आइल्स का पाथवे किया था। अगेन आप आइल्स भी कर सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के लिए आप ओईटी भी कर सकते हो। दोनों के क्राइटेरियाज डिफरेंट है, दोनों की फी डिफरेंट है। आप आइल्स अगर करते हो तो या ओईटी करते हो, आप उसको अपनी हाउस जॉब के ड्यूरेशन में या अपने फाइनल ईयर के ड्यूरेशन में भी कर सकते हो। इसके लिए कोई भी चीज़ और रिक्वायर्ड नहीं होती। उसके बाद मैंने प्लैब 1 किया था। मैंने 3-4 मंथ्स के लिए सीएमओ जॉब की थी। उसके बाद मेरा और कोई क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं था। प्लैब 2 मैंने 2 अटेम्प्ट्स में किया था। मेरी जीएमसी रजिस्ट्रेशन हो गई थी राइट आफ्टर माय प्लैब 2 1-2 मंथ्स में, ठीक है? उसके बाद मुझे जॉब मिलने में 3-4 मंथ्स लगे थे पहली जॉब। अगेन ये नॉन ट्रेनिंग जॉब थी पहली, ठीक है? उसके बाद यूके में आके आपने सेकंड ट्रेनिंग नॉन ट्रेनिंग जॉब मैंने अगेन ली। आपकी चॉइस है, आप नॉन ट्रेनिंग लो, आपकी चॉइस है, आप ट्रेनिंग जॉब लो। उसके बाद मैंने अगस्त 2021 में ट्रेनिंग जॉब अप्लाई की थी और मेरी हो गई थी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अच्छा, अगर आप एमबीबीएस में हो, मैंने अगेन कहा था कि आप किसी भी लेवल पे हो सकते हो इस पाथवे को स्टार्ट करने के लिए। बेसिकली आपको चाहिए क्या? आपको गुड कॉन्सेप्ट चाहिए, आपको क्लिनिकल थोड़ा बहुत एक्सपोज़र चाहिए। अगेन क्यों चाहिए? जो आप यहाँ पे आते हो, आप फाउंडेशन ईयर में आए हो या आप पोस्ट फाउंडेशन ईयर में आए हो, मतलब पोस्ट हाउस जॉब आए हो। आपने यहाँ के जो यहाँ का ग्रेजुएट है, उसके साथ कम्पीट भी करना है, उसके साथ काम भी करना है। अगर आपका क्लिनिकल एक्सपोज़र ही ज़ीरो है, तो आप कैसे उसके साथ काम करोगे? अगर उनका थोड़ा बहुत क्लिनिकल एक्सपोज़र हर साल में होता है अपनी ट्रेनिंग में, उनको थोड़ी बहुत बेसिक्स पता होती हैं। बट हम क्योंकि इतने ट्रेनिंग में नहीं इन्वॉल्व होते क्लिनिकल ट्रेनिंग्स में, तो हमारा बिल्कुल ही एक्सपोज़र ज़ीरो होता है। तो दैट डीमोटिवेट्स यू ऑल। बेसिक नॉलेज आपको चीज़ों का चाहिए। कोई आपसे रॉकेट साइंस ये नहीं पूछेगा कि आपने कैंसर को डायग्नोज़ किया कि नहीं किया हाउस जॉब में, ठीक है? वो आपसे एक्सपेक्ट क्या करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल हाउस जॉब लेवल में? वो आपसे एक्सपेक्ट ये करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको अम, कैनुला करना आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ब्लड्स लेने आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बेसिक हिस्ट्री लेनी आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बेसिक हिस्ट्री ले ली है पेशेंट की, अब आपको क्या ये डिसाइड करना आता है ये पेशेंट किस चैनल पे जाएगा? इमरजेंसी है, अर्जेंट केयर है या ये आउट पेशेंट में जा सकता है? सो इस किस्म की बेसिक नॉलेज आपकी होनी चाहिए। प्लानिंग अगेन बहुत इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। हाँ, बेसिक क्वेश्चन लोगों का होता है, आपने फाइनल ईयर कर लिया, डू आई नीड हाउस जॉब और नॉट? अगेन जो मैंने पहले बताया था आपको कि आपको थोड़ा बहुत बेसिक क्लिनिकल एक्सपोज़र होना चाहिए। हाउस जॉब से पहले हमारे लोगों में कोई इतना ट्रेंड नहीं होता क्लिनिकल एक्सपोज़र का। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप करो। 2 रीज़न्स, एक आपको क्लिनिकल एक्सपोज़र होगा, सेकंड आपके पास और भी पाथवे खुलेंगे। यानी कि आपके पास 1 साल क्लिनिकल एक्सपीरियंस होगा, आपको फाउंडेशन ईयर की ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि 2 साल की है और उसमें अपनी ही थोड़े से प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है? उसके अलावा अगर आप पाकिस्तान में थोड़े से साल प्रैक्टिस भी करना चाह रहे हो, जब आप अपने प्लैब पाथवे कर रहे हो, तो इट कैन नॉट बी अ बैड साइड इफेक्ट, ठीक है? गवर्नमेंट करूँ या प्राइवेट करूँ, टोटली अप टू योर चॉइस। आप कितना क्लिनिकल एक्सपोज़र करते हो, आपके पास कन्वीनियंस क्या है, सो इट्स ओके। क्लिनिकल अटैचमेंट करूँ कि नहीं करूँ प्लैब के लिए यहाँ पे आके, इम्पोर्टेंट नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। हाँ, आपके पास रिसोर्सेज़ हैं, आप यहाँ आए हुए हो, आपकी फैमिली है, सो इट्स ओके। बट आई वोंट रिकमेंड स्पेंडिंग लाइक £1000 ऑन अ क्लिनिकल अटैचमेंट, ठीक है? अगेन प्लानिंग, प्लानिंग, प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट है हर चीज़ के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। हाँ, अब एमएलई करूँ अगेन वही जो मैंने बात पहले की थी, आपके रीज़न्स डिफाइन करेंगे कि आप कहाँ आना चाह रहे हो। अब प्लैब पाथवे जो है अगर अगेन आपने प्लैब कर लिया है, प्लैब 1 किया है तो उसकी आपके अल्टरनेटिव्स डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लैब 1 अगर आपने किया है, तो आप न्यूज़ीलैंड के जो 2 एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें से आपको पहला एग्ज़ाम जो होता है वो एग्ज़ेम्प्ट हो सकता है। आपको सेकंड पार्ट फिर भी न्यूज़ीलैंड का करना पड़ेगा, उसका अपना। आपने अगर दोनों प्लैब एग्ज़ाम्स कर लिए हैं 1 और 2 आपने जीएमसी रजिस्ट्रेशन ले ली है, ठीक है? आपकी वो जीएमसी रजिस्ट्रेशंस आपकी ऑस्ट्रेलिया में भी वैलिड होती है, ठीक है? लेकिन मोस्टली जगहों पे क्या होता है कि वो माँगते ये हैं कि अगर आपने यूके में 1-2 साल के क्लिनिकल एक्सपीरियंस यूके का लिया हुआ है, तो आपको काफ़ी कंट्रीज़ का रूट खोल देता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में अगर आपने जीएमसी के बाद 1 साल मिनिमम
यूके में काम किया हुआ है तो आप ऑस्ट्रेलिया में जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। अगेन आपको वहाँ पे जॉब्स अप्लाई करनी पड़ेंगी, उनके पीआर लेनी पड़ेगी और वो डिफरेंट रीज़न्स हैं। मोस्टली कंट्रीज़ के क्राइटेरियाज़ क्या होते हैं, अगर आपके पास कुछ साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, आपके पास स्पेशलिटी एग्ज़ाम्स हैं, आप थोड़े से सीनियर लेवल पे हो, तो ज़्यादातर कंट्रीज़ लाइक मिडल ईस्ट, लाइक कनाडा वो आपको वेलकम करेंगे। जूनियर लेवल पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो दूसरे कंट्रीज़ में जाके क्योंकि आपके पास करियर प्रोग्रेशन के बहुत कम चांसेस होते हैं। हाँ, पे मिल जाएगी, आपका सर्कल शुरू हो जाएगा। अगेन दैट गोज़ बैक टू कि आपके रीज़न्स क्या हैं किसी कंट्री में मूव होने की, ठीक है? बट हर चीज़ के अपने प्रोज़ एंड कॉन्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अगर आप कमा कितना लेते हो? ये भी बड़ा बेसिक क्वेश्चन होता है लोगों का। अगेन खाली आपको कमाने पे नहीं जाना कि आप पाउंड्स कमा रहे हो और पाकिस्तान में रेट इस टाइम 400 को टच कर रहा है। आपने ये भी देखना है कि आपने वही पाउंड्स यहाँ पे आके स्पेंड भी करने हैं, ठीक है? आपने स्पेंड करने हैं और ये सारे फैक्टर्स के मुझे बेनिफिट कितना होगा, ये डिपेंड करता है कि आप अकेले आ रहे हो, आप फैमिली के साथ आ रहे हो, आपके पास डिपेंडेंट कितने हैं आपके जिनको आपने प्रोवाइड करना है फॉर चाइल्ड केयर, फॉर स्पाउस हेल्थ रीज़न्स, स्टडी रीज़न्स, एग्ज़ाम रीज़न्स, घर भेजने अगर आपने पैसे वग़ैरह और आप यूके में मूव कहाँ हो रहे हो। पे स्केल मोर और लेस सबका सेम है, ट्रेनिंग का भी और नॉन ट्रेनिंग का भी। हाँ, थोड़ा-सा नॉन ट्रेनिंग में डिफरेंट यहाँ पे आता है अगर आपके पास क्लिनिकल एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा कैपेबल हो, तो आप नेगोशिएट कर सकते हो अपनी पे स्केल को। बट आपको 20% ऑलमोस्ट टैक्स देना पड़ता है अपनी पे पे, जो कि आपने नहीं पे करना, वो आपको कट के ही आता है। आपकी टेक होम सैलरी ऑलमोस्ट कितनी होती है? आप अगर फाउंडेशन ईयर 1 से शुरू करते हो अगेन फाउंडेशन ईयर 1 ट्रेनिंग और नॉन ट्रेनिंग आपकी ऑलमोस्ट 1900 होती है टेक होम सैलरी। लेकिन अगर आप अपने एक्सपेंसेस देखो कि आप अगर लंदन सेंट्रल में रहना चाह रहे हो तो ये बहुत मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, अगर आप पेरिफेरी में रहते हो तो वेल एंड गुड है, ठीक है? आपने दूसरे-तीसरे एक्सपेंसेस भी अपने साथ में लाने होते हैं। अम अगेन इस पे मैंने बड़ी डिटेल पोस्ट अपने ब्लॉग पे लिखी हुई है, उसका लिंक बॉटम ऑफ द स्लाइड पे है medhelpers.org। काफ़ी स्लाइड्स जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, इसकी डिटेल्स ब्लॉग पोस्ट पे लिखी हुई हैं, सो आई विल जस्ट गो थ्रू विद देम। ट्रेनिंग में चले जाते हो तो आपका पे स्केल सेम होता है, आप जहाँ मर्ज़ी काम करते हो, वो डज़न्ट मेक अ डिफरेंस। जैसे पाकिस्तान में होता है, वो ऐसा नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। हाँ, वीज़ा कंसर्न्स। आप जब प्लैब 2 के लिए आते हो तो आप विज़िटर वीज़ा पे आते हो मोस्टली, ठीक है? 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता है, मल्टी एंट्री होता है, आप आ-जा सकते हो। बट अगेन उसकी प्लानिंग भी आपने पहले से शुरू करनी होती है, आपने स्टेटमेंट बनानी होती है, आपने डिफरेंट चीज़ें करनी होती है। जॉब का वीज़ा आपको डिफरेंट बेसिस पे मिलता है। अगर आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर का है तो आपको इनिशियल वीज़ा जो जॉब से रिलेटेड है, वर्क वीज़ा वो 1 ईयर का मिलेगा। ऑब्वियसली आप नेक्स्ट जॉब पे उसको एक्सटेंड कर सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग इश्यू इन यूके, ठीक है? ट्रेनिंग जॉब आपके जितने साल ट्रेनिंग होगी उतने साल का आपको वीज़ा मिल जाएगा। डिपेंडेंट क्या आप ला सकते हो? येस आप ला सकते हो बट आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स वो आपके डिपेंडेंट में काउंट नहीं होते। ओनली आपके स्पाउस और आपके किड्स जो अंडर 18 होते हैं वो आपके डिपेंडेंट होते हैं, वो आपके साथ यूके में डायरेक्टली मूव हो सकते हैं। पेरेंट्स के लिए आप क्या करते हो? आप बाद में उनको विज़िटर वीज़ा पे ही बुलाते हो। बहुत रेयर इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे आप पेरेंट्स को अपना डिपेंडेंट रख सकते हो। अब डिपेंडेंट होने का मतलब क्या है कि डिपेंडेंट अगर आप पे है तो ऑब्वियसली इसका आपकी पे स्केल और ये वो पे तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली आपने उनको प्रोवाइड करना होता है, वो आके अपनी जॉब कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती इन चीज़ों की। लेकिन उनको आपके साथ पासपोर्ट और आईएलआर जिसको हम कहते हैं वो मिल सकता है। पेरेंट्स को ऑब्वियसली नहीं मिल सकता। ऑलमोस्ट अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जाते हो तो जॉब से आपके 5 साल के अंदर आपको आपका आईएलआर मिल जाता है और उसके 1 साल के बाद आपको आपकी सिटीज़नशिप मिल जाती है। अगेन उसका एक डिटेल पाथवे है वो अब हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। हाउ मच विल आई स्पेंड नाउ? आपने पे तो देख लिया। ये आई थिंक तब की थोड़ी-सी वैल्यूज़ हैं जब मैंने किया था। इनमें 50, 100 का थोड़ा-सा डिफरेंस होगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आइल्स ऑलमोस्ट 200, ओईटी की फीस थोड़ी ज़्यादा है, प्लैब 1 की फीस, प्लैब 2 की फीस, विज़िटर वीज़ा की फीस 100 जीबी होती है। अकेडमीज़ जब आप आके जॉइन करते हो प्लैब 2 के लिए ऑलमोस्ट 600 टू 700 उनकी फीस होती है। अकोमोडेशन जब आप आके लेते हो तो अगेन डिपेंड आप कहाँ लेते हो, कितनी अकोमोडेशन लेते हो, कितनी देर की लेते हो। जीएमसी की रजिस्ट्रेशन फीस इनिशियली 150-160 होती है पर ईयर बट ऑब्वियसली जब आप बाद में जॉब जॉइन कर लेते हो तो वो 400 पर ईयर आपने देनी ही होती है आपने अपना रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू करने के लिए। टियर 2 की फीस
सिंपल है। अगेन इसमें आपकी एयरलाइन्स नहीं है, आपका खाना-पीना नहीं है, आपकी शॉपिंग नहीं है, आपकी रिपीट एग्ज़ाम फीस नहीं है, आपने आइल्स का अगर कोई कोर्स लिया है, प्लैब 1 का कोई कोर्स लिया है, उसकी फीस नहीं है। तो अराउंड आजकल के रेट के मुताबिक इस फीस के मुताबिक 15 लाख टू 20 लाख का मार्जिन आपका लग जाता है, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अगेन प्लैब रूट करें या आप एमआरसीपी करें। मैंने इस पे थोड़ा-सा आपको हाइलाइट पहले से किया था। अगेन आपके अपने सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। आप पाकिस्तान रह के पहले अपने एग्ज़ाम्स करना चाह रहे हो। अगेन आप प्लैब कर लिया, आप यूके आ गए हो, आपका एम यही है कि भई मैंने कंसल्टेंट जॉब करनी है पाकिस्तान में जाके या यूके में रह के, तो ऑब्वियसली आपको एग्ज़ाम तो रिक्वायर्ड हैं ही हैं, ठीक है? लेकिन आप प्लैब करते हुए करना चाह रहे हो वो एग्ज़ाम्स, आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है। आप लैब के बाद वो एग्ज़ाम्स करना चाह रहे हो, आपकी मर्ज़ी है। इट वोंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस कि अगर आपने प्लैब के बाद यूके में अपना स्पेशलिटी रूट जॉइन करना है बिकॉज़ उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती प्लैब के बाद एमआरसीपी एग्ज़ाम पार्ट 1 नहीं होता। आप ट्रेनिंग में आके उन एग्ज़ाम्स को कर सकते हो। बट फॉर एग्ज़ाम्पल एमआरसीओजी के लिए मेरे ट्रेनिंग पाथवे में ईयर 2 में रिक्वायर्ड है। तो ईयर 1 में जब मैंने मैच होना है तो मुझे वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो आप ये डिसाइड करोगे मैंने प्लैब 1 कब करना है और मैंने एमआरसीपी 1 करना है, वो आपकी कंप्लीटली अपनी चॉइस है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। जॉब शॉर्टेज हाँ, ये एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि भई जॉब शॉर्टेज अगर आप देखो तो वो हर जगह पे ही है, ठीक है? हाँ, थोड़ी बहुत हर जगह पे आती है, रिसेशन आती है, आपकी इन्फ्लेशन आती है, बट ऑब्वियसली जॉब एट द एंड ऑफ द डे आपको मिल जाती है, वो आपकी अपनी कैपेबिलिटीज़ पे है, कॉम्पिटेंसीज़ पे है, दूसरी रीज़न्स पे है। मैं ये नहीं कहूँगी कि जॉब बहुत शॉर्ट है यहाँ पे, जॉब सबको मिलती है, प्लैब के बाद मैंने नहीं देखा किसी को जॉब ना मिली हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। डू वी गेट और डिजायर्ड फील्ड? यस यू डू। आप सर्जिकल चाह रहे हो, आप ऑब्स एंड गायनी चाह रहे हो, आप साइकेट्री चाह रहे हो, आपको मिल जाती है। अगेन ट्रेनिंग मिलती है या नॉन ट्रेनिंग मिलती है वो लेटर ऑन बात की बात है। कॉम्पिटेंट कितनी है वो अलग बात है। हाँ, आपकी मेहनत के मुताबिक आपको बाद में मिल जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। आइल्स करें या ओईटी करें, इस पे मैंने थोड़ा-सा हाइलाइट पहले भी किया था। आइल्स बेसिकली थोड़ा-सा टफ होता है, ठीक है? मैंने इस पे भी डिटेल पोस्ट अपने ब्लॉग पे लिखी हुई है। अगेन एक्सपेंसेस पे भी डिपेंड करता है। आइल्स की थोड़ी-सी फीस कम है, थोड़ा कॉम्पिटेंट ज़्यादा होता है। ओईटी थोड़ा-सा कम कॉम्पिटेंट लोग कहते हैं, मैंने किया नहीं है। आइल्स के 4 पार्ट्स होते हैं रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, ठीक है? थोड़ी-सी प्रैक्टिस आई थिंक 1 और 2 मंथ्स की प्रैक्टिस के बाद आप इसको ईज़िली कर सकते हो। स्कोर इसमें आपको एवरेज 7.5 चाहिए होता है। थोड़ी-सी प्रैक्टिस करनी होती है तो हो जाता है। आप पहली दूसरी अटेम्प्ट में भी कर लेते हो। पाकिस्तान में इसके डिफरेंट सेंटर्स हैं। आई थिंक आजकल इसकी फ़ी अराउंड 50,000 के अराउंड है। अम, अगेन आप कोर्सेज़ करते हो वो आपकी अपनी चॉइस है। अ बुक्स आती हैं ब्रिटिश की वो आप प्रैक्टिस करते हो, सारी बुक्स करने की ज़रूरत नहीं होती, जितनी पे आपका हो जाए दैट्स फाइन। आप यूट्यूब के कुछ चैनल्स जॉइन करते हो, उसके आप रिव्यूज़ देखते हो, आप उसकी प्रैक्टिस सेशन देखते हो। लोग यूजुअली मार खाते हैं राइटिंग और स्पीकिंग में, ठीक है? तो आप उसकी प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस मेक्स अ डिफरेंस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ब्लैब वन बेसिक नॉलेज चाहिए एज़ आई सेड इसके बेसिक क्वेश्चन मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि इसमें क्वेश्चंस जो मैंने पहले बात की थी ना आपको थोड़ा बहुत क्लिनिकल एक्सपोज़र, थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। वो अगेन आपको प्लैब में भी हेल्प करती है, आपको पोस्ट प्लैब में भी हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल प्लैब में आपको क्वेश्चन किस तरह के आते हैं कि एक पेशेंट आपके पास आई है उसकी थोड़ी-सी सर्जरी होने वाली है किसी चीज़ की लेकिन उसको डिमेंशिया है। नर्स ने आपको हाइलाइट किया कि उसको डिमेंशिया है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सर्जरी कैंसल कर दो। आपका नेक्स्ट स्टेप होगा उसकी फैमिली को कहो उसकी जगह कंसेंट फॉर्म साइन कर दें। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप कहोगे कि उसकी मेंटल कैपेसिटी चेक की जाए। आपका इस तरह के वेरियस ऑप्शंस आपको दी जाएँगी, तो आपको पूछा जाएगा कि आपके मुताबिक क्या होना चाहिए? अगेन पाकिस्तान हो तो आप यही कहोगे कि सर्जरी कैंसल कर दो। बट ऑब्वियसली यूके में थोड़ी-सी ये चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो आपको यूके की थोड़ी-सी चीज़ें आके स्टडी करनी चाहिए जो कि जीएमसी की साइट पे अगर आप जाओ उधर थोड़ी बहुत गुड मेडिकल प्रैक्टिस और ये वो इस तरह की फाइल्स होती हैं, आप उनको स्टडी करो, उनकी वीडियोज़ देखो, आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि यूके वाले रिक्वायर क्या कर रहे हैं आपसे। तो वो आपको हेल्प करती हैं प्रिपेयर करने में। अगेन कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं होता, कोई आपसे डायग्नोसिस नहीं माँग रहा होता बड़े-बड़े, आपसे बस सेफ्टी माँग रहा होता है एज़ अ डॉक्टर।
आई थिंक 3-4 मंथ्स इनफ होते हैं। जॉब के साथ आप कोई भी रिसोर्सेज़ यूज़ कर सकते हो एमसीक्यू के। अगेन ज़रूरी नहीं है ये एमसीक्यू रिपीट होंगे, आपको ट्रेंड देखना है उन एमसीक्यू में क्या आ रहा है और बेसिक अम, आइडिया क्या है क्वेश्चंस का, ठीक है? उसके बाद आप कुछ मॉक्स ऑनलाइन बाय कर सकते हो। उन मॉक्स को आप जितनी प्रैक्टिस करो दैट मेक्स अ डिफरेंस। पास स्कोर सारे कैंडिडेट की बेसिस पे डिसाइड होता है। आजकल आई थिंक 60% से तो ऊपर ही आपको चाहिए होता है बिकॉज़ आप कम्पीट कर रहे हो। पाकिस्तान में 2 जगह होता है, इस्लामाबाद और कराची में आई थिंक और साल में 3-4 दफ़ा होता है। लेकिन बिकॉज़ बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, तो आपको यूके की साइट पे नज़र रखनी होती है कि वो किस दिन सीट्स ओपन करेंगे। अभी वो 2024 की सीट्स ओपन कर रहे हैं बुकिंग के लिए। बट अगेन आपके हाथ में आइल्ट्स या ओईटी का रिज़ल्ट होना चाहिए इसको बुक करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। और जब आप वो कर लेते हो आइल्ट्स, ओईटी उसके बाद आप इसको प्लैब 1 को बुक कर सकते हो। लेकिन इसकी वैलिडिटीज़ होती हैं। आई थिंक प्लैब 1 की शायद 2 या 3 साल वैलिडिटी होती है। उसके ड्यूरेशन में आपने प्लैब 2 करना होता है। अगेन प्लैब 2 के लिए आपको प्लानिंग बहुत मैटर करती है। आपने कौन-सी अकेडमी जाना है, आपने कितनी देर यूके में रहना है, फिर आपने एग्ज़ाम कब देना है, आपने एग्ज़ाम बुक किया हुआ है, वीज़ा प्रोसेस आपको चाहिए। ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का आपको विज़िटर वीज़ा मिलता है और आपको मेक श्योर करना होता है प्लैब 2 में आपके 2 अटेम्प्ट्स भी लग सकती हैं। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि मेरी 2 अटेम्प्ट क्यों लगी हैं। सो ये आप आपको अपने बजट और टाइमलाइन में एक फैक्टर रखना चाहिए। प्लैब 2 में अगेन वही आपका ओस्की एग्ज़ाम होता है, आपकी इंटरेक्शन होती है पेशेंट के साथ और आपने पेशेंट को डील करना होता है। वही कॉमन सिनेरियो जैसे मैंने पहले एग्ज़ाम्पल दी, वही पेशेंट आपके पास सिटिंग में होगा क्लिनिक में, आपने उसके साथ डील करना है। तो आपने वो कन्वर्सेशन करनी है, इसमें आपकी सारी स्किल्स चेक हो रही होती हैं। जो बेसिक स्किल यहाँ पे चेक हो रही होती है, वो आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स चेक हो रही होती हैं कि आप यूके में कल्चर में सेटल हो सकते हो कि नहीं हो सकते। अगेन उसकी प्रैक्टिसेस के सेशंस हैं ऑनलाइन, आप वो देख सकते हो। आप अगर अभी प्लैब 2 प्लान करना चाह रहे हो तो आई वुड रिकमेंड आप मुझे इंस्टा पे कॉन्टैक्ट करो, आई कैन गाइड यू इन डिटेल्स अबाउट दैट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अम, प्लैब 2 थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। प्लैब 2 अगर आपको हो प्लैब 1 अगर 70% लोग पास कर लेते हैं, तो प्लैब 2 65% लोग ओनली पास करते हैं। और आजकल बैकलॉग भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। जॉब लेवल आपको क्या मिलती है? मैंने ये थोड़ा-सा पहले भी आपको बताया था कि आपकी स्किल्स, एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटेंसीज़ और डिज़ायर के मुताबिक आपको आपके लेवल की जॉब मिल जाती है। ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अगेन ट्रेनिंग जॉब्स मैंने आपको पहले गाइड किया है कि ट्रेनिंग जॉब आपकी किसी भी लेवल की हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। आपकी जो ट्रेनिंग होती है यहाँ पे यूजुअली यूके में क्या होती है, आप अगर जीपी ट्रेनिंग कर रहे हो जो कि जनरल फिजिशियन होता है, वो इंटरनल मेडिसिन से डिफरेंट होता है, ठीक है? उसकी प्रैक्टिस प्राइमरी केयर में होती है। उसकी ट्रेनिंग सबसे छोटी यहाँ पे होती है, जो सबसे पॉपुलर है वो 3 इयर्स की ट्रेनिंग होती है, ठीक है? आप 3 ईयर में जीपी हो जाते हो, आप जीपी कंसल्टेंट होते हो, ठीक है? बाकी सारी स्पेशलिटी ऑलमोस्ट 5 टू 7 इयर्स की है। अगेन डिपेंड आपको ट्रेनिंग मिलती कब है। यहाँ पे एक जनरल राउंड होता है, रैंडमली नहीं मिलती, आपको उस राउंड में बैठना होता है, फिर आपको उसकी कॉम्पिटेंसीज़ क्लियर करनी होती हैं, फिर आपको ट्रेनिंग नंबर मिलता है। काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, सो आप नॉन ट्रेनिंग के थ्रू भी स्पेशलिटी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। लेकिन वो थोड़ा-सा डिफिकल्ट पाथवे होता है और थोड़ा-सा ट्रिकी होता है। हाँ, यूजुअली लड़कियों का मुझसे ये क्वेश्चन होता है कि इज़ इट सेफ? हाँ, इट इज़ टोटली सेफ, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। हाँ, आपकी सोशल रीज़न्स अगर हैं कि फैमिली अलाउ नहीं कर रही आपको अकेले आके रहने पे, एग्ज़ाम देने पे, यू कैन मेक अ ग्रुप ऑफ योर फ्रेंड्स। काफ़ी लड़कियाँ और भी अकेले आती हैं। इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस, इट विल गिव यू इंडिपेंडेंस। आप बहुत कुछ लर्न करते हो। आई केम अलोन एंड देन आई मूव्ड विथ माय फैमिली। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। यूकेएमएलई ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि अब प्लैब को यूकेएमएलई में कन्वर्ट कर रहे हैं। आपको इसके बारे में कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इट्स मोर और लेस सेम देन लाइक प्लैब प्रिपरेशन, एग्ज़ाम पैटर्न सब कुछ सेम है। सिर्फ़ उन्होंने नाम चेंज किया है बिकॉज़ वो आगे कॉन्सेप्ट चेंज करना चाह रहे हैं। आई थिंक वो यूके ग्रेजुएट्स को भी आपके साथ बिठाना चाह रहे हैं एग्ज़ाम में ताकि आप सब लोग एक लेवल पे असेस हो सको। सो आपको इसके बारे में कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 2024 से ये शुरू हो रहा है, लेकिन 1-2 साल लगेंगे इसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट होने में। इसके बारे में कोई इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाली, सो डोंट ओवरथिंक अबाउट दैट, जस्ट प्रिपेयर योर प्लैब एग्ज़ाम्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। Any questions? Next slide, please.
ये कुछ लिंक्स हैं, आई विल ड्रॉप इन योर चैट बॉक्स एज़ वेल। ये मेरी ब्लॉग साइट का लिंक है, इस पे मैंने काफ़ी आर्टिकल्स डिटेल में भी लिखे हुए हैं, यू कैन चेक दोज़ आउट। और इंस्टा के पेज पे भी मैंने काफ़ी पोस्ट लिखी हुई हैं, एंड आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चंस और हेल्प यू आउट लेटर ऑन। अगर आप मुझे इंस्टा पे मैसेजेस ड्रॉप कर दो और फॉलो कर दो, दैट्स अ काइंड रिक्वेस्ट। आई एम हैप्पी टू टेक एनी क्वेश्चंस प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन है कि आप जैसे कि कह रही थी पाकिस्तान में अगर जो हाउस जॉब है वो अगर कर लें तो जो फाउंडेशन ईयर है वो बंदा स्किप कर लेता है। तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम 1 साल की जो हाउस जॉब है पाकिस्तान वो करें तो पूरे के पूरे जो 3 साल है फाउंडेशन ईयर के वो सारे स्किप हो जाएंगे। नहीं, फाउंडेशन ईयर के 2 साल हैं, ठीक है? मैंने फाउंडेशन ईयर 3 ही इसलिए कहा था, कुछ लोग यूके में जब फाउंडेशन ईयर कंप्लीट करते हैं, वो बाद में नॉन ट्रेनिंग फाउंडेशन ईयर 3 करना चाहते हैं, होता कुछ भी नहीं है, उसको भी एसएचओ ही कहते हैं, ठीक है? फाउंडेशन ईयर 2 साल का होता है यहाँ पे। आपने पाकिस्तान की अगर 1 ईयर की हाउस जॉब की हुई है, वो यूके के 2 ईयर के इक्विवेलेंट ही होती है। ओके मैम, थैंक यू। और सेकंड मेरा मैम क्वेश्चन है, जैसे आप कह रही थी पीलैब 2 में अटेम्प्ट 2 भी लग जाती है, तो अगर हाँ, लग गई है तो वो हुँ। आप उसके लिए वापस पाकिस्तान आना, पीलैब देना, ओईटी देना वो है, या फिर उधर ही बैठे बैठे आप कर सकते हैं अटेम्प्ट हाँ, 2? ठीक है। आप ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगेन आपके पास वीज़ा कितनी देर का है? आपको नेक्स्ट सीट मिलती कब है? यूजुअली लोगों को सीट उस सेम राउंड में नहीं मिलती और आपको रश नहीं करना चाहिए, ठीक है? टेक अ ब्रेक, अपनी गलतियों को देखो, सिट डाउन, प्रैक्टिस देम एंड देन डू इट, ठीक है? और ओईटी आपको करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? वन्स आपने प्लैब 1 कर लिया है, तो आपके प्लैब 2 की रिक्वायरमेंट जस्ट प्लैब 1 है। प्लैब 2 की रिक्वायरमेंट ओईटी या आइल्टिस नहीं होती। हाँ, आपको जीएमसी रजिस्ट्रेशन करने के लिए फिर से आइल्टिस और ओईटी रिक्वायर होता है। आइल्टिस और ओईटी की रिक्वायरमेंट आपको प्लैब 1 के लिए है और फिर उसकी रिक्वायरमेंट आपको जीएमसी रजिस्ट्रेशन करने के लिए है। अगर आपका ये आइल्टिस आई थिंक 2 इयर्स में एक्सपायर हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपने आइल्टिस किया, आपने प्लैब 1 किया, आपको प्लैब 2 करते-करते जीएमसी रजिस्ट्रेशन लेते-लेते 3 साल हो गए हैं। तो आपको एक दफा दोबारा आइल्टिस और ओईटी करना पड़ेगा, लेकिन उसका पासिंग रिक्वायरमेंट प्लैब 1 की रिक्वायरमेंट से डिफरेंट होती है। लेकिन प्लैब 2 के लिए आइल्टिस और ओईटी नहीं चाहिए होता, सिर्फ यूके का वीज़ा चाहिए होता है और एक सीट चाहिए होती है। नेक्स्ट प्लीज़। ओके मैम, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम पाथवे क्या है, अगर आप जनरल सर्जरी कंप्लीट कर लो फ्रॉम यूके तो उसके बाद यूएसए के अंदर आपको फर्दर मिल जाएगी जॉब एक्सेट्रा या फिर कोई ट्रेनिंग? आपको इसके लिए यूएसए की रिक्वायरमेंट चेक करना पड़ेंगी क्योंकि दोनों की रिक्वायरमेंट, स्किल सेट और सब चीज़ें डिफरेंट होती हैं। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, यूएसए के अंदर जाने के लिए आपको उनका लाइसेंसिंग एग्ज़ाम करना ही पड़ता है या अगर आप उनके भी स्पेशलिटी पाथवे पे जाते हो, तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स हैं, कोई स्किल सेट है, तो वो डिफरेंट है। यूके की प्रैक्टिस यूएसए से डिफरेंट होती है। लेकिन आप यहाँ आके अगर सर्जिकल ट्रेनिंग लेते हो, उसको कंप्लीट करने में आपको ऑलमोस्ट 7-10 साल तो लग जाएँगे क्योंकि आप नॉन ट्रेनिंग से स्टार्ट करोगे, फिर आप उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे, उसके एग्ज़ाम्स करोगे, उसके बाद क्राइटेरिया क्या होंगे वो आपको चेक करना पड़ेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अ, हाँ जी, वालेकुम सलाम। मैम, जी मैम, जैसे आपने मेंशन किया बेसिक नॉलेज का ना, और मैंने हुँ, जीएमसी की वेबसाइट पे क्वेश्चन भी देखे, हाँ। तो जो बेसिक नॉलेज है उसकी डिटेल स्टडी कहाँ से की जाए, ये काइंडली गाइड कर दें। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे यूएसएमएलई हम थर्ड ईयर के बाद दे सकते हैं पार्ट 1 ना, हुँ, तो हुँ, प्लैब हुँ। क्या हम फाइनल ईयर में ही दें या थर्ड ईयर के बाद अच्छा। भी दे सकते हैं? बस ये क्वेश्चन है। आइल्टिस या ओईटी आप फाइनल ईयर में भी दे सकते हो, ठीक है? आप लेकिन जो प्लैब 1 है, उसके लिए आपको एमबीबीएस फुल चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो आपकी प्राइमरी मेडिकल क्वालिफ़िकेशन माँगते हैं, जो कि एमबीबीएस है, ठीक है? तो आपका एमबीबीएस का फाइनल ईयर का रिज़ल्ट आया होगा, तो आप प्लैब 1 के लिए बैठ सकते हो। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनल ईयर में आपने आइल्टिस दे दिया, आपका प्लान ये है कि जैसे ही मेरा रिज़ल्ट आता है, मैंने पास कर लिया, तो मैंने प्लैब 1 में बैठ जाना है, ठीक है? तो आप रिज़ल्ट आते ही प्लैब 1 बुक कर लोगे, ठीक है? लेकिन आपको माइंड में ये रखना है कि आइल्टिस आपका जस्ट 2 ईयर के लिए वैलिड है, तो आपकी ये प्लानिंग इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है? एमएलई आप जब मर्ज़ी बैठ सकते हो, वो आपकी बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन प्लैब 1 के लिए क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है, तो वो चाहते ये हैं कि आपकी बेसिक मेडिकल नॉलेज कंप्लीट हुई हो अपने रेसिपिएंट कंट्री से। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था कि बेसिक नॉलेज की डिटेल स्टडी, बेसिक नॉलेज की जो डिटेल्स बेसिक नॉलेज ठीक जो क्वेश्चन है, आप हाँ जी। हाँ, इतना टफ नहीं है, आपको जीएमसी के थोड़े से जो रिसोर्सेज़ हैं ना वो स्टडी कर लो,
जैसे कि वहाँ पे एक बुक पढ़ी होगी गुड मेडिकल प्रैक्टिस की, 1-2 और भी पढ़ी होंगी, वो होती हैं, ठीक है? उसके बाद आपने जब मैंने किया था तो मैंने वो एक बेसिक बुक आती थी रिवीजन पॉइंट्स की, खालिद की थी आई थिंक। उसमें बहुत बेसिक लाइक 3-3 4-4 पेजेस का एक-एक चैप्टर लिखा होता था, ठीक है? वो आप थोड़ी-सी रिव्यू करते हो। फिर ये जो एमसीक्यू पूल्स है ना, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने मेंटल कैपेसिटी की बात किया, आप एक दफ़ा जाके मेंटल कैपेसिटी सर्च कर लो यूके पे, ठीक है? आप उसको रीड कर लो, उसके की पॉइंट्स लिख लो, आपको पता चल गया कि ये इनका एक पॉपुलर ट्रेंड है, ये इस चीज़ को असेस करते हैं, ठीक है? इन्वेस्टिगेशंस कैसे वो करवाते हैं, हिस्ट्री कैसे लेते हैं, वो थोड़ी बहुत ही आपकी क्लिनिकल नॉलेज से आ जाएँगी। उसके बाद जो एग्ज़ाम के पूल क्वेश्चंस हैं, वो आपको बहुत हेल्प करते हैं। और यूट्यूब चैनल्स पे अगर आप जाओ तो वहाँ पे कुछ रिसोर्सेज़ हैं। आई हाइली रिकमेंड अरोरा का जो चैनल है वो आप चेक करो, उस पे आपको काफ़ी हेल्प होगी, कुछ एग्ज़ाम क्वेश्चंस की भी, प्लैब 2 की भी। ओके मैम, हाँ थैंक जी, यू। हाँ जी। Can you hear me? अस्सलाम वालेकुम यस, मैम। वालेकुम सलाम। मैम ये अच्छा तो बज़ाहिर ये ज़्यादा टेक्निक्स है और ज़्यादा ये इस बारे में पता करने से ज़्यादा ये हमें फील हो रहा है कि जो आयरलैंड का पाथवे है इट इज़ क्वाइट इजी देन यूके। देन व्हाई वी प्रेफर यूके ओवर व्हाई वी प्रेफर प्लैब और यूकेएमएलई ओवर आयरलैंड। ठीक है। आप ये क्यों कह रहे हैं कि आयरलैंड का ईज़ी है? किस बेसिस पे, ताकि मैं आंसर कर सकूँ? मैम क्योंकि सिर्फ आयरलैंड के लिए हमें इस चीज़ के बेसिस चाहिए कि हमें ज़्यादा ज़्यादा आई थिंक उनकी लैंग्वेजेस के लिए चाहिए और लेकिन हमें यहाँ पे यूके के लिए इनके प्लैब्स I'm भी पास करना ज़रूरी sorry, होंगे। I'm cutting you off. जो आयरलैंड है ना, उधर आपको ये प्लैब या कोई भी एग्जाम रिक्वायर्ड नहीं है. यू कैन अप्लाई राइट आफ्टर हाउस जॉब. ऑब्वियसली अच्छा। वेटिंग पीरियड तो होता है, या आपको सिर्फ आइल्स चाहिए होता है. आई थिंक इस वजह से वो कह रहे हैं इजी है. ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके इसके आंसर ना डिफरेंट तरह से बन सकते हैं। अगेन आई विल गो बैक टू दैट कि आप किसी भी कंट्री में मूव क्यों होना चाह रहे हो, वो आपकी रीज़न है, ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई भी रीज़न नहीं है, आप जस्ट पाकिस्तान से निकलना चाह रहे हो, तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, आयरलैंड और यूके। फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ, आयरलैंड की रजिस्ट्रेशन लेना कंपेयर टू यूके आप कह सकते हो आसान है, क्योंकि आपको कोई एग्ज़ाम्स नहीं चाहिए, ठीक है? लेकिन जो मुझे फ़ील हुआ था, मे बी आई एम रॉन्ग, अभी आपका आयरलैंड का सेशन होगा, तो आप उसमें ज़्यादा क्लैरिफ़ाई कर सकते हो कि आयरलैंड में जॉब मिलना ज़्यादा मुश्किल होता है। यूके में आपके पास पॉपुलेशन बहुत है, आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत हैं। पहली, मेरे मुताबिक, मे बी आई एम रॉन्ग। सेकंड जो रीज़न मैंने देखी है, जो लोग आयरलैंड से भी यूके मूव होते हैं, ट्रेनिंग जॉब नहीं मिलती, ठीक है? ट्रेनिंग जॉब लेने के लिए आपको वहाँ पे उनके 5 इयर्स कंप्लीट आई थिंक करने होते हैं, देन आप मैच कर सकते हो ट्रेनिंग ग्राउंड के लिए। बट एज़ आई सेड, यूके में ट्रेनिंग जॉब, इवन आप पाकिस्तान से बैठ के डायरेक्टली आप नॉन ट्रेनिंग जॉब नहीं अप्लाई करो, आप रजिस्ट्रेशन ले लो, आप डायरेक्टली ऑब्स एंड गायनी के ट्रेनिंग जॉब के राउंड में अप्लाई करो और आके आप ट्रेनिंग जॉब स्टार्ट कर दो। बट सेइंग ऑल ऑफ दैट, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, क्योंकि आपको यहाँ के सिस्टम को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। कुछ इस रीज़न की वजह से लोग यूके को प्रेफर करते हैं। एंड सेकंड रीज़न इज़ कि जो जीएमसी की रजिस्ट्रेशन है, वो काफ़ी जगहों पे वैलिड भी होती है। और उसके बाद आपका जो यूके के एग्ज़ाम्स हैं, वो काफ़ी जगहों पे रिनोन है। ठीक है, बट अगेन इट्स योर पर्सनल चॉइस। लोग आयरलैंड जाके 2-3 साल के बाद भी यूके में आते हैं और यहाँ से यू आयरलैंड भी जाते हैं। सो एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम ये प्लैब 2 के पास करने के बाद यूके के अलावा किसी भी दूसरे यूरोपियन कंट्री मतलब मेनलैंड यूरोप में या वेस्टर्न यूरोप में इसका कोई स्कोप होगा? आई थिंक उनके डिफरेंट बोर्ड्स और डिफरेंट चीज़ें हैं, और सबसे बड़ा जो यूरोपियन में आपको कौन आता है ना, वो लैंग्वेज है, क्योंकि वो प्रेफर करते हैं, जैसे जर्मन है, ठीक है, वो उनकी अपनी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है और उनका डिफरेंट क्राइटेरिया है। आई आई डोंट थिंक सो, मे बी आई एम रॉन्ग, कि आप डायरेक्टली जीएमसी के बाद फॉर एग्जांपल फ्रांस में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो वो डिफरेंट है। हाँ, आप एक दफ़ा यहाँ के आके एग्ज़ाम्स कर लेते हो, आप कंसल्टेंट हो जाते हो, या आपके पास 5-10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर चीज़ें डिफरेंट होती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की। मैम आई हैव अ क्वेश्चन कि मुझे ना ट्रेनिंग और नॉन ट्रेनिंग का डिफरेंस इतना अच्छा समझ नहीं आ रहा. यू आर डन विद योर प्लैब 2, आपने रजिस्टर करवा दिया है जीएमसी के साथ. अच्छा,
आप नॉन ट्रेनिंग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं एंड फिर देन ट्रेनिंग के लिए किस तरह से करते हैं? अच्छा, हाँ, इस पे मैं थोड़ा-सा हाइलाइट कर दूँगी अगेन आई पॉइंट यू आउट कि आप ना medhelpers.org पे जाओ, उसपे काफ़ी पोस्ट्स लिखी हुई हैं। आई विल जस्ट टच इट, ठीक है? आप चलें, अगेन सही है। आप ट्रेनिंग पोस्ट और नॉन ओके ट्रेनिंग जी। पोस्ट दोनों ले सकते हो, ठीक है? नॉन ट्रेनिंग रिकमेंडेड है क्योंकि आप आते हो, आपके पास कोई बर्डन नहीं होता, आप आके यूके का सिस्टम अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है? 1 साल, 2 साल के बाद आप ट्रेनिंग में चले जाते हो, ठीक है? अच्छा, अब ट्रेनिंग में जाने का जो बेसिक पाथवे है ना, वो 2 तरह की फ़ील्ड्स हैं यहाँ पे। एक फ़ील्ड वो है, जो कि रन थ्रू पाथवे है। कुछ फ़ील्ड्स हैं जो रन थ्रू में आते हैं, जैसे ऑप्थेल्मोलॉजी है, ऑब्स एंड गायनी है, जीपी है, न्यूरोसर्जरी और कुछ और फ़ील्ड्स हैं, ठीक है? रन थ्रू का मतलब क्या है कि ये जो 7 ईयर का प्रोग्राम है ना, इसमें आप एक दफ़ा एंटर हो गए हो ना, आपने अब एग्ज़ाम्स करने हैं, कॉम्पिटेंसीज़ करनी है, आपने री-इंटरव्यू नहीं करना, आपने री-सिलेक्शन नहीं करनी कि मैं किस फ़ील्ड में जाऊँ आगे, ठीक है? लेकिन जैसे मेडिसिन है, वो रन थ्रू नहीं है, वो ब्रेक थ्रू है। आपने 2 साल कोर के कंप्लीट किए, फिर आपने स्पेशलिटी में जाना है, जैसे कार्डियो में जाना है, रूमेटोलॉजी में जाना है या किसी में जाना है, एंडोक्राइनोलॉजी में जाना है। तो आपको अगेन बैठना पड़ेगा इंटरव्यू पैनल में। आप अगेन वो बनाओगे अपना आपको रैंक नंबर मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपके स्कोर और इंटरव्यू के स्कोर के मुताबिक आपको वो स्पेशलिटी मिल जाती है, ठीक है? अब इनका राउंड जो स्पेशलिटी का शुरू होता है ना बेसिकली अगस्त में शुरू होता है। आप अगस्त में अपनी ट्रेनिंग जॉब स्टार्ट करते हो हर साल, ठीक है? लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नेक्स्ट ईयर के अगस्त की ट्रेनिंग में अगर मैं स्टार्ट करना चाह रही हूँ, तो मुझे इस अगस्त से अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। उनकी एप्लीकेशंस होती हैं, देन उनके जो भी कॉम्पिटेंसीज़ और बेसिक इंटरव्यूज़ होते हैं, वो करने होते हैं, देन आप लॉन्ग लिस्ट होते हो, देन आप शॉर्ट लिस्ट होते हो, देन इंटरव्यू होता है, देन रैंक नंबर होता है, फिर आपको एक एरिया मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको लंदन मिल गया कि आप लंदन के 3-4 हॉस्पिटल्स हैं, इनमें आप रोटेट करोगे, आप अगस्त 2024 में स्टार्ट करोगे। सो यू सी कि अगर आपने आपने ट्रेनिंग में जाना है, तो आपको 1 साल पहले प्लानिंग स्टार्ट करनी होती है, क्योंकि इनका स्टेप्स होते हैं। अगेन सारी डिटेल्स आप medhelpers.org पे जाओगे, इंशाल्लाह आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अगर कोई एम्बिग्विटी होगी, आई एम हैप्पी टू आंसर, ठीक है? राइट, थैंक एक्सक्यूज यू मी सो मैम। मच। जी। मैम जैसे जी, FRCS की जी। यहाँ पे पाकिस्तान में काफी वैल्यू है, तो FCPS की क्या वैल्यू होगी यूके के अंदर के नहीं होगी? नहीं, लाइकली नहीं। बहुत कम स्पेशलिटीज़ ऐसी हैं जिनका एफसीपीएस वो मानते हैं। अब एफसीपीएस में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो एफसीपीएस एग्ज़ाम आता है और एक आता है एफसीपीएस की वजह से आपके पास जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। हाँ, क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपका मानते हैं, ठीक है? वो अगेन आपके जॉब लेवल आपकी वो सारी चीज़ें मानी जाती हैं। एग्ज़ाम्स बहुत कम स्पेशलिटीज़ के ऐसे हैं, पहले एनेस्थीसिया और पीकिट्स का हुआ करता था कि वो आपका एफसीपीएस रिकॉग्नाइज़्ड था। अब आई डोंट थिंक सो। आप चेक कर सकते हो अगेन कि अब कौन-सा एफसीपीएस रिकॉग्नाइज्ड है, बहुत मुश्किल है। थैंक यू मैम। नो Ma'am, I wanted to ask, I know it's not a big deal कि आप lab हुँ, 2 2 attempts में कर लो, हुँ, लेकिन say I'm doing my house job and I want to हुँ, clear it in first attempt. मुझे अभी से हुँ, क्या steps लेने चाहिए कि मैं lab 2 के लिए prepare हो जाऊँ? Because this is a clinical experience, I can always हुँ। hone my skills अभी. बिल्कुल। फ्लैप 2 जो है ना, उसका बेसिक जो फेलियर होता है, वो आपकी कम्युनिकेशन की वज़ह से होता है। आपको कल्चर नहीं पता होता यूके का कि यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है, आपके पास एक पेशेंट आया फॉर एग्ज़ाम्पल कफ, सोर थ्रोट के साथ, ठीक है? पेशेंट कह रहा है कि मुझे कफ और सोर थ्रोट है, कैन यू गिव मी एंटीबायोटिक्स? उसकी एज है 70, ठीक है? आपको ये सिनेरियो दे दिया, आपको कह रहे हैं गो एंड मैनेज द पेशेंट, ठीक है? आप क्या करोगे? आप जाओगे, आप उसको एंटीबायोटिक लिख के दे दोगे, हाँ, उसको फ़ीवर है इसलिए मैंने दे दिया। नहीं, इसकी बेसिस पे आप फ़ेल हो जाओगे, ठीक है? वो ये नहीं असेस करे कि आपका लास्ट स्टेप क्या है? आपने ये इस डिसीज़न तक पहुँचने के लिए क्या-क्या चीज़ें रूल आउट की हैं, इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए हैं, आप वेग तो नहीं हो, आप बीट अराउंड द बुश तो नहीं हो, आप पेशेंट के साथ बैठ के कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हो, आप पेशेंट को लिसन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये सारी जो इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं ना, ये असेस हो रही होती हैं। अगेन मतलब आप क्या आपका कर पूरा सकते हो thinking process. बहुत ज़्यादा। ये आपका इंटरपर्सनल से रिलेटेड एग्ज़ाम होता है। आप जैसे पाकिस्तान में होता है ना कि आपसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो फाइनल ईयर की ओस्की होती है, उसमें आपसे असेस किया जा रहा होता है कि ये मड़-मड़ पिक करके दिखाओ मुझे। आप कार्डियो एग्ज़ाम करते हो लेकिन आपसे रिक्वायर्ड पासिंग जो बेंचमार्क होता है, अगर आपने मड़-मड़ पिक किया तो आप पास हो, नहीं किया तो आप फेल हो। नहीं, ऐसा नहीं है। F1 लेवल, F2 लेवल पे आप कम्पीट कर रहे हो ना, आप हाउस जॉब लेवल को कम्पीट कर रहे हो, तो आपसे कोई भी ये नहीं डिमांड करता आपने डायग्नोसिस क्या बनाया, ठीक है?
आपसे ये डिमांड किया जाता है कि भाई आपकी सेफ अप्रोच थी, आप कॉन्फिडेंट थे, विल दे लाइक यू टू बी इन यूके। कुछ एग्जाम स्टेशन ऐसे हैं जो कि हाँ डायरेक्टली उस पॉइंट पे, जैसे कि अगर आपको ABCD अप्रोच एक कहते हैं आप, मतलब कोई इमरजेंसी हो गई तो आपको वो करनी आती है कि जी नहीं जी आती, उसके पॉइंट्स हैं। लेकिन आपका बाकी सारा जो प्लैब का चंक है ना, वो इंटरपर्सनल स्किल्स पे है। उसके लिए आई हाईली रिकमेंड आप अमन अरोड़ा का यूट्यूब चैनल जाके फॉलो करो। आप अभी से कुछ यूट्यूब वीडियोस देखना शुरू कर दो, ठीक है? जी जी, आपने मैं अगेन, पूछना क्योंकि चाह रही आपको प्लानिंग करनी है, आपने जैसे ही प्लान 1 प्लान किया ना, आप प्लान 2 भी वहीं से प्लान करना शुरू कर दो। आप वो वीडियोस देखो, आप उसकी कोई ऑडियो बुक है तो वो बैठ के सुनो, आपको आइडिया हो जाएगा। अगेन इस सब के लिए आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर। जब आप इंस्टा पे मैसेज करोगे, आई कैन इवन गिव यू डिस्काउंट कोड्स फॉर टू बाय दीज कोर्सेज, जो कि आप अभी से है। बैठ के इंटरपर्सनल स्किल्स की ऑडियो सुनते हो। एंड मेरा जब लैब 2 पहला फेल हुआ था, आई डिडंट नो कि हुआ क्या है, ठीक है? जी सेकंड में मैंने ये इंटरपर्सनल स्किल्स पे इम्प्रूवमेंट की थी, एंड आई बॉट हिज कोर्स एंड इट वाज अमेजिंग। आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि यूके आपसे पूछ के आ रहा है, ठीक है? आप जीएमसी की जो यूट्यूब चैनल है उस पे भी जाओ, उस पे जो एक होती है वेलकम टू यूके वर्कशॉप होती है, यूके करता है एक वेलकम टू यूके वर्कशॉप करता है। जी आई थिंक अब वो ऑनलाइन भी करता है, आप वो अटेंड करो, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि यूके आपसे चाह क्या रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, गुड मेडिकल प्रैक्टिस करो, आपको उसमें आपके सारे आंसर्स भी मिल जाएंगे। अगेन आप और क्या कर सकते हो, आपको अगेन डायग्नोसिस बनाने की तरफ नहीं जाना, आपको अपनी अप्रोच बनाने की तरफ जाना होता है, ठीक है? सही सही, गॉट यू, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो नो वेरी प्रॉब्लम। मच। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मैम, जो आपने प्लैब 2 में आपने मेंशन किया था ऑस्की का एग्जाम ना, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, उसमें जो स्टेशंस होंगे वो कितने होंगे, कितना टाइम आपको दिया जाता है वो करने में, जवाब देने में या कुछ एवेलुएट करने में? और दूसरी बात ये है कि सिर्फ इसमें आपको सिनेरियोज दिए जाते हैं या कुछ और भी होता है? बस ये पूछना था। अच्छा, बेसिक जो होता है ना, प्लैब 2 का एग्जाम होता है वो यूके में ही, ठीक है? वो और कहीं पे भी नहीं होता, आपको यूके आना पड़ता है। मैनचेस्टर और लंदन आई थिंक दोनों में सेंटर है इनका, ठीक है? आप आते हो, आई थिंक 17 स्टेशंस होते हैं, ठीक है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आपको सर्किट बनाते हैं, 17 रूम्स होंगे, ठीक है? आप उनके बाहर स्टेशन नंबर्स लगे होते हैं, आपको उस सर्किट में मूव करते हैं, ठीक है? 7 मिनट ईच स्टेशन के लिए होते हैं, और 2 मिनट आई थिंक रीड करने के लिए, या 1 मिनट रीड करने के लिए होता है, ठीक है? आपने स्टेशन बाहर रीड किया, आपने अपना प्लान बनाया माइंड में, आप अंदर चले गए, 7 मिनट में वो आपको असेस करेंगे, आपको कोई फीडबैक नहीं देगा, ठीक है? एग्जामिनर वहां पे बैठा हुआ आपको ऑब्जर्व कर रहा होगा, आपको कोई फीडबैक नहीं देगा। आप जैसे स्टेशन फिनिश करोगे, वहां पे रोल मॉडल्स बैठे होते हैं, रियल पेशेंट्स नहीं होते, वो एक्टर्स होते हैं, ठीक है? वो पेशेंट्स बैठे होते हैं या डमीज होती हैं, अगर आपने कोई प्रोसीजर परफॉर्म करना है, ठीक है? आप उनके ऊपर वो सारा कुछ करते हो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ब्लड सैंपलिंग लेनी है, फॉर एग्जाम्पल आपने एयर एग्जामिनेशन करना है, आई एग्जामिनेशन करना है, आपने वो सब कुछ अपना जो भी आपने करना है, आपको इक्विपमेंट वहीं पे पड़ा होता है, आप वो सब कुछ करते हो, आपकी बेल रिंग होती है, आप स्टेशन लीव कर देते हो। आपको बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट करना होता है जैसे आपके पास रियल पेशेंट, रियल लाइफ सिनेरियो है, ठीक है? आप जैसे नेक्स्ट स्टेशन पे मूव करते हो, आप सारे 17 स्टेशन अपने कंप्लीट करते हो, बीच में 1 या 2 रेस्ट स्टेशंस होते हैं जिसमें आप बैठ के पानी पी सकते हो, बिस्किट खा सकते हो। आप जैसे ही स्टेशन फिनिश करते हो, कोई फीडबैक नहीं देते, आप बिल्डिंग लीव करते हो, 1 मंथ के बाद आपको रिजल्ट आता है और एक फीडबैक फॉर्म आता है। उनका कोई असेसमेंट फॉर्म होता है जिसके ऊपर वो टिक मार्क करते हैं कि आपकी ये कमियां थी इन स्टेशंस में, ठीक है? डिटेल फीडबैक आपको कोई भी नहीं देता, वो आपको खुद से बैठ के असेसमेंट करनी होती है। पासिंग स्कोर क्या होता है, वो आपके कंपटीशन बनता है उस दिन के सारे कैंडिडेट्स के साथ। फिर आपका पासिंग स्टेशन स्कोर बनता है कि भाई इतना स्कोर और इतने मिनिमम स्टेशन हो तो आप पास हो, अगर आप नहीं हो तो आप फेल हो, ठीक है? अम, आप इसके लिए यूट्यूब पे जाके अगेन वीडियोस देखो जीएमसी की, ठीक है? उस पे उन्होंने काफी अच्छे स्टेशंस 1-2 बनाए होते हैं, आपको उसमें आइडिया हो जाता है कि वो कैसे रियल लाइफ सिनेरियो को आपको देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Yes, ma'am. जी। Ma'am, thank you so much for giving us time. मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये है कि अगर कोई स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली प्ले पास नहीं कर सकता तो उसके पास हम्म। अल्टरनेटिव क्या है? और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई स्टूडेंट मतलब कोई डॉक्टर हो और वो नहीं चाहता हो कि मतलब कोई क्लिनिकल जॉब कर ले,
तो उसके पास हम्म, नॉन क्लिनिकल जॉब्स का क्या ऑप्शन होगा यूके में? थैंक यू। यूके में? जी जी। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा पहला क्वेश्चन जो आपका है कि अगर वो प्लैब नहीं कर सकता तो क्या होगा, ठीक है। अगेन डिपेंड कि आप प्लैब 1 नहीं कर पा रहे या प्लैब 2 नहीं कर पा रहे, ठीक है। आप की डिफिकल्टीज कहाँ पे आ रही हैं उनको देखा जा सकता है। हाँ ठीक है, आपसे बिल्कुल नहीं हो पाया, प्लैब 1 नहीं हो पाया, ठीक है। अब आपको यूके में आना है, ठीक है। आपको यूके में आने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं, वीजा चाहिए होता है बेसिकली। बहुत कम जॉब्स ऐसी हैं जो आपको स्पॉन्सर्ड जॉब देंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे अगर आप कहना चाह रहे हो कि मैं टीचिंग एमफिल पीएचडी में जाना चाह रहा हूँ, तो आपको वो कोर्सेज पिक करने हैं। आप स्टडी वीजा पे आओगे, देन उससे रिलेटेड जॉब्स पिक करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप मैनेजमेंट में जाना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं है इन चीज़ों में। आप एमबीबीएस करते हो, आप उसके बाद एमबीए कर लेते हो यूके में आके, उसके बाद आप आके यहाँ पे मैनेजमेंट की जॉब्स अप्लाई करते हो, आपको मिल जाती है। अगेन, क्या वो आपको स्पॉन्सर्ड जॉब देती हैं या नहीं देती हैं, ये डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपको स्पॉन्सर्ड जॉब चाहिए होती है यूके में रहने के लिए, ठीक है, आप स्टडी वीजा पे सिर्फ कुछ टाइम के लिए रह सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा आपने प्लैब्स कर ली हैं, फॉर एग्जांपल जीएमसी रजिस्ट्रेशन ले ली है आपने, अब आप क्लिनिकल जॉब नहीं करना चाह रहे, तो यहाँ पे और भी जॉब्स होती हैं, टीचिंग फेलो जॉब्स होती हैं, ठीक है, जो आपने बड़े, वो बहुत कम है प्रोपोर्शनेट में, ठीक है। लेकिन उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल एमफिल चाहिए, पीएचडी चाहिए, या क्या चाहिए, या कोई एक्सपीरियंस चाहिए, तो आपको वो सर्च करनी पड़ती है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते जैसे पाकिस्तान में कि मैं आके डेमो लग जाऊंगा फौरन, ऐसे नहीं होता। थैंक यू मैम। नो प्रॉब्लम। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम, आई हैव अ क्वेश्चन के प्लैब बिसाइड प्लैब 2 प्लैब 1 का कोई स्कोप होगा यूके में? प्लैब 2 का? प्लैब 1 का मतलब प्लैब 1 प्लैब का? 2 प्लैब अगर 1 का? किसी भी तरीके से क्लियर नहीं होता तो प्लैब 1 का कोई स्कोप होगा यूके में? यानी कि आपका मतलब है प्लैब 1 पास है, प्लैब 2 पास नहीं है? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। उसका ज्यादा तो जगहों पे नहीं होगा, बिकॉज देखो आपका लाइसेंसिंग एग्जाम ही नहीं हुआ होगा कंप्लीट, ठीक है। सिर्फ आई थिंक न्यूजीलैंड का ऐसा है कि जहां पे आपको प्लैब 1 एग्जाम हो जाती है, आप प्लैब 2 जो है उसकी जगह पे न्यूजीलैंड का सेकेंड ईयर का एग्जाम करते हो, ठीक है। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में भी शायद एग्जाम होता होगा, तो ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। जी लेकिन अगेन थैंक फिर यू। आपको उन कंट्रीज का पाथवे कंप्लीट करना पड़ेगा। आई एम गेसिंग कि वो मोर डिफिकल्ट भी हो सकता है, और कंपटीशन और गाइडेंस कम है उन कंट्रीज में। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी मैडम, मेरा क्वेश्चन है। राइट नाउ आई एम डूइंग माय रेजिडेंसी इन गायनेकोलॉजी इन हम्म। पाकिस्तान। एफसीपीएस कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये आपसे पूछना है कि आफ्टर एफसीपीएस क्या स्कोप है एफसीपीएस का इंग्लैंड में, और अगर मैं साथ एमएससीयूजी भी कर लेती हूँ तो क्या स्कोप है इसका, ये सेटल होने के लिए, अगर आप इंग्लैंड के लिए या आयरलैंड के लिए चाहते हो तो? आप यूके पूछ रहे हो या आयरलैंड पूछ रहे हो? मुझे आप प्लीज इंग्लैंड की प्लीज अभी गाइड कर दें। यूके में बेसिकली मैंने पहले मेंशन किया एफसीपीएस का कोई स्कोप नहीं है, ऑब्ज़र्व गायनी का, ठीक है, एग्जाम का। हम्म, लेकिन आपका जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है ना, वो डेफिनेटली काउंट होता है, ठीक है। आप हम्म, अगर देखो कि आप डिपेंड ये करता है ना, देखो आप किस लेवल पे हो, आप ईयर 4 में हो पीजी, ठीक है, तो आपके पास ऑब्वियसली बहुत ज्यादा क्लिनिकल एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। आप ईयर 1 में हो तो ऑब्वियसली आपके पास डिफरेंट पाथवे खुल सकता है। अब इनकी भी स्पेशलिटी के 2 लेवल्स होते हैं ना, रजिस्ट्रार लेवल या एसएचओ लेवल, एसटी 1 या एसटी 3, ठीक है। एसटी 3 लेवल के लिए आपके डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज चाहिए, एसटी 1 के लिए आपको डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज चाहिए। नॉन ट्रेनिंग के लिए आपको कोई भी कॉम्पिटेंसी चल जाती है, बिकॉज वो आप किसी भी लेवल पे मैच हो जाते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप एमआरसीओजी एग्जाम्स कर लेते हो तो ये अगेन ये आपको प्रॉमिस नहीं करेगा कि आपको ये जॉब मिल जाएगी, लेकिन आपको हेल्प आउट कर सकता है। अगेन इसकी डिटेल पोस्ट मैंने काफी ऑब्जन गायनी के बारे में लिखी हुई है medhelpers.org पे और इंस्टा पेज पे भी, और अगर आप मुझे पर्सनल मैसेज करो तो आई कैन गाइड यू इन डिटेल्स अबाउट ऑब्जन गायनी। ठीक है मैडम। Okay, now the question answer sessions is right now over.
Thank you so much, ma'am, for your time and for the very valuable information you have given to us. Now कोई we मसला are moving forward to Suhaib Tarar, who is actually the Director of Medical Education in PIMSA, Kyrgyzstan. Are you here, Suhaib? Yes, I'm here. Thank you. Hand it over to you. Thank you. Okay. Assalamu alaikum, dear doctors of future. I'm Sohaib Tarar, Director of Medical Education in PIMSA, Kyrgyzstan. PIMSA KG, Pakistani International Medical Students Association, Kyrgyzstan, is a leading medical students-led organization in Kyrgyzstan. Our organization is pretty young, but all the executive board members are super experienced. We are thankful to AMSA Pakistan and their regional chairperson, Dr. Hamna Zaman, for accepting our proposal of collaboration on this event, and we are looking forward to have our collaboration in future as well. Without taking much time, I would like to move I would like to move ahead for our next speaker, Dr. Maz, who is the serving president of PIMSA Kyrgyzstan, and he is going to deliver his presentation on the pathway to Ireland. He has explored and brought many hidden special opportunities for all of you. Thank you, everybody. Over to you, Dr. Maz. Dr. Maz, are you here? Assalamu alaikum, everyone. Thank you so much for the introduction, Walaikum Dr. salam. Shoaib. Can everyone hear me? Am I audible? Yes, you are audible, Dr. Yes, you are. Okay, so let's begin. Okay, so first of all, I'd like to introduce myself. So I'm a foreign medical graduate. I have graduated from International University of Kyrgyzstan, and I'm also the president of the Pakistan International Medical Students Association and the Kyrgyzstan chapter. So we are thankful to AMSA, and I hope that the Ireland pathway will interest you. And I would like to also thank Dr. Shaista for a very detailed presentation about PLAB and UK pathway. So let's begin. So first of all, I'd like to talk about OET. So OET stands for Occupational English Test, and it is specially made for healthcare professionals. सॉरी अब मैं इंग्लिश से शिफ्ट करके उर्दू में बात करना चाहूँगा ताकि क्योंकि हम सब पाकिस्तानी है तो हम सबको समझ जाए और अपनी ज़ुबान में बात करते हैं। तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ये टेस्ट OET, और इसके अलावा OET जो है वो बहुत सी कंट्रीज में एक्सेप्टेबल है। फॉर एग्जांपल दी UK, US, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूक्रेन, दुबई, सिंगापुर एंड नामीबिया। और ये कि इसके अलावा OET जो है वो स्पेशली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं है, कोई और भी जो प्रोफेशनल है हेल्थ केयर प्रोफेशनल उनको भी ये देना पड़ता है। तो इसके बारे में जो अगर हम बात करें उसका जो एग्जाम स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर भी 4 पार्ट्स होते हैं। लिसनिंग है, उसके अंदर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी होता है, जिसके अंदर डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 45 मिनट्स होता है। और उसके बाद जो हमारा रीडिंग पार्ट है उसके 60 मिनट्स का टाइम होता है। उसके अंदर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी होता है, जिसके अंदर डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, छोटे छोटे टास्क होते हैं आपको, और ये कि बिल्कुल मेडिकल सेटिंग से मिलता जुलता ही आपके टास्क होते हैं। तो जो हेल्थ के प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए बहुत आसान होता है इनसे रिलेट करना। और ये कि इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं हमारे राइटिंग सब टेस्ट, उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 45 मिनट्स होता है। और ये कि इसके अंदर हमें राइटिंग टास्क मिलता है और इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि एक सिचुएशन होगी, केस होगा, उसके बारे में अपने, और एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जो होती है उसके अंदर आपने नोट कुछ करना होता है और आपको टास्क दिया जाता है। और उसके बाद आपका स्पीकिंग सब टेस्ट होता है जो 20 मिनट्स का होता है। और ये कि इसके अंदर आपको रोल प्ले करना होता है स्पीकिंग में। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पेशेंट आ जाएगा और ये कि आपने उससे कैसे हैंडल करना है, कैसे बात करनी है, तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ें ये चेक करेंगे जो आपको वैसे आती हैं। अगर आपने ट्रेनिंग की हुई है, हाउस की हुई है, आपको ये चीज़ें आसानी से आ जाएगी। जी, तो इसका मार्किंग स्केल जो है अगर हम बात करें तो 0 से 500 तक होता है, और इसका ग्रेड भी होता है E to A।
और ये कि हर ग्रेड की सेपरेट मार्किंग होती है, और ये कि ओवरऑल ग्रेड नहीं होता, इसकी सेपरेट की मार्किंग होती है। और इसके जो डिलीवरी मोड्स होते हैं वो होता है पेपर पे होता है, कंप्यूटर पे होता है, और या फिर एट होम होता है। एट होम ऑप्शन जो है वो सिर्फ यूएस में अवेलेबल है, और ये कि जो पाकिस्तान में सेंटर है उनके ऊपर उनमें पेपर पे और कंप्यूटर वाले ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। और इसकी जो कॉस्ट होती है वो अराउंड ऑस्ट्रेलियन $587 होती है। और इसकी जो लोकेशन है पाकिस्तान में जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इसको, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में हैंड रिटन और कंप्यूटर फॉर्मेट्स दोनों में अवेलेबल होता है। और इसके अलावा जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो ये कि आप कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है आप ले सकते हैं ओईटी, आप ग्रेजुएट हों या फिर ये कि ग्रेजुएशन से पहले भी आप इसका कर सकते हैं। और ये कि ये इसके जो रिजल्ट्स हैं वो 2 इयर्स के लिए वैलिड होते हैं। और ये कि सेम लाइक आइट्स आपने 2 इयर्स के अंदर अंदर इसके जो भी आपने फॉर एग्जाम देना है आप वो दे सकते हैं। और ये कि अगर आपने जो रिजल्ट्स हैं वो आपने कैसे सेंड करने हैं अपनी बॉडी को, वो इलेक्ट्रॉनिकली ही काम होगा। इलेक्ट्रॉनिकली इस तरह होगा कि आप अपने अकाउंट में जाएंगे, माई ओईटी अकाउंट में, वहाँ पे ऑप्शन होगा, ड्रॉप डाउन होगा, और ये कि वहाँ पे अपना मैनेजर वेरीफायर एसएस जो है वो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम सर्च करके उसे सेव कर देंगे, और आगे जो भी प्रोसेस होता है उसको फॉलो करेंगे तो उनको आपका जो रिजल्ट्स हैं वो मिल जाएंगे। और ये कि इंफॉर्मेशन अगर आपको इसके बारे में मजीद चाहिए और प्रिपरेशन मटेरियल चाहिए और आपको कोई एग्जाम डेट्स चाहिए तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.oet.com है उसको विजिट कर सकते हैं। उनके पास एक गाइड भी होती है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर हर जो भी उनका सेक्शंस हैं, जो भी उनके पार्ट्स हैं उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। और ये कि उसका जो भी स्ट्रक्चर होता है, और आपके पास अगर आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएंगे। तो ओईटी के बाद अब हम मूव करते हैं आयरलैंड की तरफ। तो आयरलैंड आजकल बहुत ही पॉपुलर पाथवे चल रहा है पाकिस्तानियों में, पहले नहीं था, हालांकि पहले भी ये पाथवे अवेलेबल था, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में अवेलेबल है। तो ये कि आपको आसानी से इन्फॉर्मेशन मिल भी जाएगी अगर आप गूगल करते हैं या फिर यूट्यूब पे जाते हैं। बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं जो वहाँ पे वीडियोस बना रहे हैं, जिनके ब्लॉग्स हैं। तो और ये कि आप उनको विजिट करके उनकी जो इन्फॉर्मेशन है जो वहाँ पे अवेलेबल है वो भी ले सकते हैं। तो मुझे जो आयरलैंड के बारे में पता है तो मैं आपको इंशाल्लाह भी बताऊंगा। तो ये कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन होती है वो डिपेंड करती है कि आपको ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग चाहिए या फिर जनरल रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो क्योंकि आफ्टर एमबीबीएस आप जनरल रजिस्ट्रेशन के लिए वैलिड होते हैं, तो पहले वो ये चेक करेंगे कि अगर आप आउटसाइड ऑफ द यूके हैं, ऑफ कोर्स क्योंकि हम पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स हैं या फिर इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, तो ये कि हम नॉन ईयू ग्रेजुएट्स होते हैं, तो ये कि उनका सेपरेट क्राइटेरिया होता है। तो सेपरेट उसके अंदर ये कि हमें जो अप्लाई करना होता है उसके अंदर हम जनरल रजिस्ट्रेशन के अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं। और ये कि उसके अंदर हमें कुछ वेरिफिकेशन चाहिए होती है अपनी क्रेडेंशियल्स की, वो एपिक की तरफ से चाहिए होती है। और ये कि एपिक जो है वो एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करती है आपकी डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से। तो इसका आपको अकाउंट बनाना होता है एपिक का, और ये कि उसकी थोड़ी सी फी होती है, आपको वो पे करनी होती है। और ये कि उसके बाद जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं तो फिर आप अपने प्रोसेस में आगे जाते हैं। तो ये कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, तो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हम अगर हम बात करें तो आप तब एलिजिबल होंगे आइलैंड पाथवे के लिए अगर अगर आपने एटलीस्ट 12 मंथ्स हाउस जॉब यानी इंटर्नशिप वो आपने की हो, और या फिर उसके अलावा आपने अगर 3 इयर्स एक एक्रेडिटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम किया हो जो रिकग्नाइज होता है उनकी तरफ से। लेकिन वो बहुत ही कम है, मोस्टली ये कि क्योंकि हमने हाउस जॉब तो हर किसी ने करनी होती है पाकिस्तान में, तो ये कि जो हमारे जो हाउस जॉब रोटेशन है उसी को हम यूज़ कर सकते हैं। और ये कि फॉर्चुनेटली जो हमारी पाकिस्तान की हाउस जॉब है वो वहाँ से रिकग्नाइज होती है आयरलैंड से, जो उनकी स्पेसिफिक लिस्ट है जिसके अंदर कुछ कंट्रीज हैं जिनका नाम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, सूडान, मलेशिया, यूके एंड माल्टा। तो ये आ, यही एक्सेप्टेबल होता है। ओके, 1 मिनट। जी, तो उसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, आपको सबको स्लाइड अभी नजर आ रही है सर?
यस। ओके ओके, तो ये कि उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे ये कि आपकी नोटराइज कॉपी पासपोर्ट की है, और ये कि उसके अलावा आपको सर्टिफिकेट ऑफ गुड स्टैंडिंग चाहिए होता है, जो हमारी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है उसकी तरफ से, और ये कि आपको आइट्स चाहिए होता है, और आइट्स के अंदर उनका जो मिनिमम जो एक्सेप्टेड स्कोर है वो ओवरऑल स्कोर आपको 7 लेना होता है, और इंडिविजुअल जो आपको स्कोर चाहिए होता है उनके हर मॉड्यूल में वो 6.5 है, जस्ट लाइक लैब। तो और ये कि ये कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो प्री रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपको अगर एग्जाम आइलैंड पाथ के चूज़ किया आपने, तो आपको पहले आइट्स देना होगा, और उसके अलावा ये कि अगर आपका जो हाउस क्राइटेरिया है वो आईएमसी का एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, तो अगर आपका वो क्राइटेरिया मीट नहीं करता, मैं आगे जाके बताऊंगा वो क्राइटेरिया है क्या, तो ये कि आपको प्रेस एग्जाम देना पड़ेगा, जिस तरह लैब एग्जाम है यूके के लिए, उसी तरह प्रेस एग्जाम है आयरलैंड के लिए। तो अब ये कि उसके बारे में थोड़ा बता दूं, प्रेस एग्जाम है क्या। इसके भी 2 पार्ट्स हैं जो हमें देने पड़ेंगे अगर हमारा जो हाउस का जो रोटेशंस हैं वो उनके एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वैसे ये होता बहुत कम है, क्योंकि मोस्टली लोगों ने किया होता है, लेकिन अब कुछ लोग अगर अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर दें अपने हाउस जॉब रोटेशंस को, ये कि अगर ज़्यादा स्पेशलिटीज़ में कर दें और वो स्पेशलिटी जो है आईएमसी की तरफ से रिकगनाइज ना हो, तो ये कि उनका जो क्राइटेरिया है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। अक्सर लोगों की ये प्रॉब्लम आ जाती है कि उनकी जो रोटेशन होती है वो एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया में होती है, लेकिन ये कि इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो कम होती है। तो ये कि मैं आगे जाके डिटेल्स से बताता हूँ कि वो क्या क्राइटेरिया होता है। तो प्रेस एग्ज़ाम है, तो ये कि प्रेस लेवल 2 एग्ज़ाम देना होता है, और लेवल 3 एग्ज़ाम अगर आपका जो हाउस जॉब रोटेशन है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो और ये कि प्रेस एग्ज़ाम जो 2 है, लेवल 2 का, वो सेम है, आपका जो प्राइमरी नॉलेज होता है उसको टेस्ट करता है, और ये कि गायनो पीडियाट्रिक्स साइकेट्री सर्जरी मेडिकल एंड जनरल प्रैक्टिस को, और ये कि उसका आपको इंफॉर्मेशन जो है डायरेक्टली आईएमसी की वेबसाइट से मिल जाएगी, और ये इतना मुश्किल एग्जाम नहीं होता, और ये कि आई थिंक इतना डिफिकल्टी लेवल पे भी नहीं होगा, लेकिन अफॉर्चुनेटली हमें इसके बारे में इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं होती। और ये कि प्लस लेवल 2 एग्ज़ाम जो है वो रिटन एग्ज़ाम है, और ये कि प्लस लेवल 3 एग्ज़ाम जो है वो क्लिनिकल बेस्ड एग्ज़ाम है, जस्ट लाइक लैब 1 एंड लैब 2। और ये कि उसके भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, और ये कि फॉर एग्जांपल इंटरपर्सनल स्किल्स चेक की जाती हैं एक एग्जामिनेशन में प्लस लेवल 3 में, और ये कि या और एक पेपर बेस्ड भी हो सकता है या कंप्यूटर बेस्ड, ये अब उनकी चॉइस है या फिर अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। और ये आपको मैं आप उनकी जो डिविजन्स होती हैं वर्किंग की, फॉर एग्जांपल जो डॉक्टर की वर्किंग क्लास होती है वो उसकी मैं आपको डिवीजन बता देता हूँ। उनकी एक स्टार्टिंग होती है इंटर्नशिप रजिस्ट्रेशन, उसके लिए हम एलिजिबल नहीं होते, वो सिर्फ ईयू ग्रेजुएट्स या फिर आयरलैंड के अपने ग्रेजुएट्स एलिजिबल होते हैं, और या फिर और सेम गोज फॉर सुपरवाइज रजिस्ट्रेशन। तो इस दोनों के लिए हम नहीं होते, हम होते हैं जनरल रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए, और आगे फर्दर स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रेशन और वगैरह वगैरह। तो उसके लिए आपको यही है कि आपको आईएमसी को एप्लीकेशन सबमिट करानी होती है जनरल रजिस्ट्रेशन के लिए, तब आप अप्लाई करते हैं कि आप नॉर्मल एमबीबीएस ग्रेजुएट हैं, और ये कि आपने ये कि हाउस जॉब कर ली है, उसके बाद आप जाते हैं। और ये कि सेम गोस फॉर ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रेशन, अगर आपने हाउस जॉब कर लिया है तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो लेकिन ये केस बाय केस डिपेंड करेगा, आपको अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने हाउस जॉब के बाद आपने किसी स्पेशलिटी में एज ए नॉर्मल एमओ भी काम किया है, किसी डिपार्टमेंट में काम किया है, तो वो भी काउंट हो सकता है। और ये कि अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा ईयर विदाउट एनी स्पेशलिटी आपने काम किया है, फ्री में काम किया है, तो वो भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन वो केस बाय केस होता है। और ये कि जो चेकलिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की जो आइलैंड के चाहिए होते हैं, वो है आपकी जो मेन डिग्री है, आप ये कि आपकी ओरिजिनल डिग्री चाहिए, एक्सेप्टेबल पैटर्न ऑफ हाउस जॉब रोटेशंस वो आपको होना चाहिए, और ये पीएमसी का हाउस जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, ये एक्सपीरियंस लेटर होता है जो पीएमसी देती है, और ओईटी या आइट्स इन दोनों में से कोई एक्सेप्टेबल स्कोर के साथ। और उसके अलावा आपको एपिक वेरिफिकेशन करानी होती है अपनी एमबीबीएस डिग्री की, और ये कि एपिक से ही आपको पीएमसी हाउस जॉब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो वेरीफाई कराना होता है, और आपको अपना एक वैलिड पासपोर्ट चाहिए। उसके अलावा एक्सेप्टेबल हाउस जॉब रोटेशन का जो पैटर्न है
वो ये है कि आपको 3 जनरल मेडिसिन और 3 मंथ्स जनरल सर्जरी में आपको लाजमी चाहिए, और टोटल जो आपकी ड्यूरेशन होनी चाहिए वो कंटिन्यूस 12 मंथ्स होनी चाहिए, इसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। तो ये कि आप 3 मंथ्स जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी में आपको मैंडेटरी काम करना है। उसके बाद ये कि कुछ स्पेशलिटी जो एलाइड में आती हैं उनकी अगर आपकी रोटेशन है तो वो 2 महीने से कम नहीं होनी चाहिए और 4 माह से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं वही आपको बता रहा था कि कुछ लोग 1 मंथ की कर लेते हैं रोटेशन, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, या 1.5 मंथ की वो कम हो जाती है, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो ये कि आपको पहले ये चेक करना चाहिए कि आपकी जो हाउस ऑफ रोटेशन है वो कौन सी स्पेशलिटीज़ में हो रही है। तो अभी ये नीचे में लिस्ट है दी हुई है: इमरजेंसी मेडिसिन, जनरल प्रैक्टिस, ऑब्स गायनी, पीडियाट्रिक्स, साइकेट्री, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी। इसमें आपकी जो रोटेशन है वो 2 महीने से कम नहीं होनी चाहिए, और ये कि 4 माह से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये कि ये अभी मैंने आप लोगों के साथ एक लिस्ट शेयर किया है जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि उनकी जो एक्सेप्टेबल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जिस स्पेशलिटीज़ में आपकी रोटेशन होनी चाहिए, तो वो ये वाली होनी चाहिए। अब कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स, ऐसी स्पेशलिटीज़ हैं जिनके नाम मिलते जुलते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे डिफरेंट मेंशन किया है। तो आप ये भी कर सकते हैं, लेट्स सपोज अगर आपने ऑप्थेल्मोलॉजी में किया हुआ है, यहाँ ऑप्थेल्मोलॉजी में रोटेशन की है ड्यूरिंग योर हाउस जॉब, लेकिन यहाँ पे उनकी मेंशन है ऑप्थेल्मिक सर्जरी। तो ये कि आपको ये यही मेंशन करानी पड़ेगी अपनी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे। जी, और ये कि इसके अलावा सर्जरी में आपको जो लिस्ट दी हुई है इसी में से ही आपकी एक्सेप्टेबल रोटेशन होनी चाहिए। और ये कि उसके अलावा अगर आप कोई भी ऐसी रोटेशन कर रहे हैं जो ये कि इस लिस्ट में नहीं आती, तो आपको पहले से प्लान करना होगा। सो प्लानिंग जो है वो मेन पार्ट है आपकी पूरी जर्नी का। जिस तरह डॉक्टर शाइस्ता ने भी बोला, आपको पहले से प्लान करना चाहिए कि आपको कौन सी रोटेशन चाहिए और कौन सी नहीं चाहिए, और आपने कितनी ड्यूरेशन की करनी है। और ये कि अगर आपको किसी हॉस्पिटल में अपनी नहीं मिल रही एक्सेप्टेबल ड्यूरेशन, तो ये कि आपको चेक करना पड़ेगा। उसके अलावा ये कि अगर आपको ये कि ये और कुछ स्पेशलिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल रेडियोलॉजी है, ऑप्स गायनी है, इमरजेंसी मेडिसिन है, ये एक्सेप्टेबल हैं। साइकेट्री है, और साइकेट्री भी मेंशन है वहाँ पे। जी, और एवरेज टाइम जो है आईएमसी रजिस्ट्रेशन के लिए, वो ऑफिशियली तो वैसे 6 to 8 मंथ्स है, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा क्योंकि एप्लीकेशंस जा रही हैं आईएमसी को, तो वो टाइम ड्यूरेशन जो है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, तो उनका जो बैकलॉग है वो बढ़ता जा रहा है। तो आजकल अराउंड 9 months to 10 months भी लग रहे हैं कुछ केसेस में। कुछ लोगों को बहुत लेट रिस्पॉन्स आता है। फिर ये कि फिर जब रिस्पॉन्स आता है, आप एक दफ़ा वेरीफाई अपने डॉक्यूमेंट्स कराते हैं, तो ये कि कुछ फर्दर वेरिफिकेशन में भी टाइम लग रहा है। तो आपको ये कि आपको साथ साथ आपको ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, आपको कोई और काम करना चाहिए साथ साथ। आपको अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कि अगर आप अप्लाई करके बैठ जाएंगे इस रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ये कि आपका जो बीच में जो क्लिनिकल गैप आ जाएगा, आपको आगे जाके जॉब ढूंढने में मसला होगा। तो ये कि आपको फारिग नहीं बैठना चाहिए। जब आप अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, आपको साथ साथ अपनी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसे जारी रखना होगा। और ये कि एक्सपेंसेस जो हैं मैंने ये कलेक्ट किए थे, ये आई एम जी हेल्पिंग हैंड है, एक वेबसाइट है यूके और आयरलैंड के बारे में। तो वहाँ से मैंने एक्सपेंसेस यहाँ से मैंने चेक किए थे इनके। तो लेकिन ये एक्सपेंसेस जो है आजकल के एक्सचेंज रेट के मुताबिक वैलिड तो नहीं है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तानी जो चार्जेस हैं जो पाकिस्तान से चाहिए होते हैं, और इसके अलावा जो यूके से चाहिए होते हैं, दोनों मैंशनड हैं। तो ये कि थोड़ा सा रफ आइडिया आपको हो जाएगा। जिन्होंने पाकिस्तान से यूएचएस से जो डिग्री लेते हैं उनकी फी मेंशनड है। और ये कि ओवरऑल जो खर्चा है वो भी मेंशनड है, अराउंड ये कि 2,80,000। तो ये कि इतना एक्सपेंस आ जाता है, मतलब 3 लाख के करीब। और ये कि अगर आजकल का एक्सचेंज रेट करें तो 4 to 5 लाख के करीब एक्सपेंसेस जो हैं वो जा सकते हैं। और वो भी ये एक्सपेंसेस जो हैं आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के हैं। बाकी आपके जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होंगे आफ्टर मतलब वाइल गोइंग टू आयरलैंड, और ये कि वीजा एप्लीकेशन के वो सेपरेट हैं। और ये कि आईएमसी की जो एप्लीकेशन फी है वो भी मेंशन है यहाँ पे। और एपिक की भी अपनी एक वेरिफिकेशन फी होती है।
वो USD डॉलर्स में आपको वाया कार्ड पे करनी होगी। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई आपको ऑनलाइन करना होता है IMC की वेबसाइट पे। वहाँ पे आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसका यही तरीका है कि आप वेबसाइट विजिट करेंगे और ये कि आप वेबसाइट पे जाने से पहले आपको एपिक पे अपनी डिग्री जो है वो वेरीफाई कराना चाहिए, क्योंकि एक इस तरह पर टाइम बच जाएगा। क्योंकि जब तक आप ये वेरीफाई नहीं कराएंगे, आप जो IMC पे जो वेबसाइट पे अपने अकाउंट पे जो प्रोसेसिंग होगी उससे आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। तो ये कि आप एपिक से अपनी वेरिफिकेशन करेंगे अपनी डिग्री की, और ये के साथ साथ उसके बाद अपने जो IMC वेबसाइट इस पर अकाउंट बनाएंगे। और ये मैंने थोड़ी सी आपको डिटेल्स दी हैं कि आप वहाँ पे डॉक्टर्स लॉगिन होगा, वहाँ पे आप रजिस्टर करेंगे और न्यू अकाउंट बनाएंगे। और ये कि मैंने एक समरी दी है ताकि आसान हो जाए, आप सब के लिए क्लियर हो जाए छोटे छोटे स्टेप्स में कि ये कि आपको क्या क्या करना है, क्योंकि ये बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। और ये कि बस छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे ताकि आपका जो टाइम है वो बच जाए, क्योंकि टाइम इसके अंदर अराउंड 1 ईयर तक लग सकता है। तो सबसे पहले आपको OET और IELTS जो है आपको वो पास करना है एक्सेप्टेबल ग्रेड्स के साथ। उसके अलावा अपनी ओरिजिनल जो डिग्री है वो रिसीव करें यूनिवर्सिटी से, अगर आपने अभी तक रिसीव नहीं की। और उसके अलावा ये कि हम वो ये से ऑनलाइन डॉक्टर माज, आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। We didn't get the last part at all. Hello, I think there's some problem with the internet connection of Dr. Marsh. He's joining again. इतनी देर तक कोई भी आयरलैंड के रिलेटेड किसी का भी कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो नोट पहले कर लें, ताकि जैसे ही क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो उस टाइम फिर क्वेश्चन हो जाए। Okay, now I want to hand over to the regional chairperson of the AMSA Pakistan, Dr. Hamna Zaman. Over to Hamna. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज क्लियर है? वालेकुम अस्सलाम। यस, Yes, ma'am. फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच थैंकफुल टू डॉक्टर शाइस्ता मलिक, जिन्होंने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी और उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। एंड सेकंड थैंक्स टू डॉक्टर मॉस, जिन्होंने आयरलैंड का पाथवे ब्रीफली और बहुत वेल एक्सप्लेन किया। इंटरनेट इश्यू उनका कोई आ रहा है, प्रोबेबली ही विल ज्वाइन इन अ मिनट।
तब तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है एमसा के बारे में या पिंजा के बारे में या फिर इस पूरे रूट के बारे में तो वो पूछ सकता है मुझसे। और जो एमसा के मेंबर नहीं है तो अगर वो एमसा के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। Excuse me, ma'am, I have a question. जी श्योर। Ma'am, I have a question regarding IELTS. अगर हम जो है प्लेब या यूके या आयरलैंड के लिए आइलेट्स करना चाहते हैं तो वो किसी यूके रजिस्टर या आयरलैंड रजिस्टर इंस्टीट्यूट से करना होगा या पाकिस्तान में किसी भी लोकल इंस्टीट्यूट से कर इसके नहीं बारे में आप थोड़ा आई जी आई कैन गेट योर क्वेश्चन। आप आइट्स या ओईटी किसी भी एकेडमी से कर सकते हो। आपको सिर्फ रिक्वायर्ड बैंड चाहिए। जैसे आइट्स का रिक्वायर्ड बैंड होता है 7.5 और ओईटी का होता है रिक्वायर्ड बैंड फॉर डॉक्टर्स B+। तो हमें ये ग्रेड चाहिए होते हैं। और आइट्स का मुझे इतना डिटेल नहीं पता लेकिन आपको ओईटी का बता सकती हूँ बिकॉज आई हैव रिसेंटली क्लियर्ड माई ओईटी। तो उसके अकॉर्डिंग ये है कि इसमें आपको अकेडमीज ज्वाइन आपने करनी है ऑनलाइन करो वरना इट्स अप टू यू। आप अपने लेवल पे जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो करो। इट्स डज नॉट टेक मोर देन 1 मंथ। 1 मंथ करो और वो डेडिकेटेड पढ़ो तो आपका ओईटी या आइट्स इजीली क्लियर हो जाता है। थैंक यू। इसमें भी आपके यही 4 मॉड्यूल्स होते हैं आइट्स को या ओईटी हो रीडिंग स्पीकिंग लिसनिंग और राइटिंग और आपको वही मॉड्यूल्स प्रैक्टिस करने होते हैं। आइट्स का जरा थोड़ा होता है एक डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है लेकिन इसकी एग्जाम फी कम होती है। और ओईटी का डिफिकल्टी लेवल एज कम्पेयर टू आइट्स थोड़ा कम होता है लेकिन इसकी एग्जाम फीस ज्यादा होती है और वो होती है ऑलमोस्ट 546 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। दैट इज ऑलमोस्ट 1,20,000 रुपीज। थैंक यू। Yes, Dr. Moz has joined the meeting. Over to you, Dr. Moz. I'm really sorry for the interruption. There was a slight internet problem in my area. Tried to improvise. So let's resume. It's okay. Continue, please. So let's resume. So after you upload your MBBS degree and experience certificate to EPIC, आपने ये कि अपनी जो डिटेल्स हैं और वो यूनिवर्सिटी की और ये कि जो मेडिकल काउंसिल की जो डिटेल्स हैं वो शेयर करनी है जो उनका प्लेटफॉर्म है आईएमसी का। और ये कि वो डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे पीएमसी से पीएमबीसी से। और ये कि उनका जो ऑनलाइन पोर्टल है उसके ऊपर ही आपको ये सारा प्रोसेस होगा। और ये कि आपका जो एक्सपीरियंस लेटर है वो भी वेरीफाई होगा, इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसका भी आपने टाइम थोड़ा ध्यान में रखने के ये भी होगा। ये आयरलैंड के जो रजिस्ट्रेशन पाथवे है ये उससे सेपरेट होगा। तो ये कि पहले एपिक से आपको काम जो है वो कराना होगा। उसके बाद आपका जो आयरलैंड का जो रजिस्ट्रेशन पाथवे है वो स्टार्ट होगा। और ये कि आपसे आपके जो एमबीबीएस इंस्टीट्यूशन है उससे वेरीफाई होंगे आपके डॉक्यूमेंट्स। और ये कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई वेरिफिकेशन में कोई डिले आ जाता है तो आपको डायरेक्टली अपनी यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है जो पाकिस्तान से जिन्होंने ग्रेजुएशन की होगी। लेकिन जो इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स होंगे तो ये कि उनको अपनी यूनिवर्सिटी के साथ कांटेक्ट में रहना होगा। उनका कोई ऐसा कांटेक्ट रखें जो डायरेक्ट उनकी वेरिफिकेशन करता है। या फिर अगर आप अभी स्टूडेंट हैं वहाँ पे पढ़ रहे हैं तो उनके उस डिपार्टमेंट में जाके उनसे कांटेक्ट रखें।
जिन्होंने वेरिफिकेशन करनी होती है। और ये कि जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे तो ये कि उसके बाद ये कि आरिश मेडिकल काउंसिल जो है उनको भेजे जाएंगे। और उसके बाद जो स्टेप 3 है उसके अंदर ये कि आपने अकाउंट बनाना है आईएमसी की वेबसाइट पे। अपनी डिटेल्स जो है वो जो नेसेसरी डिटेल्स आपने वो अपलोड करनी है। और ये कि आपका अकाउंट जो है जब अप्रूव हो जाएगा तो आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं साथ साथ अपने वो रेडी रखने हैं, एमबीबीएस डिग्री, ओईटी रिजल्ट, और ये कि जो पासपोर्ट है वो नोटराइज होना चाहिए आपका। और ये कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वाया कुरियर टू आयरलैंड भेजने होते हैं। लेकिन आजकल ये कि वो ईमेल के थ्रू भी रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि आजकल के जो एप्लीकेंट्स हैं वो यही बता रहे हैं कि वो ज़रूरी नहीं है कि आप मेल करें, ये कि आपको ईमेल के थ्रू भी जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि मेल में जो टाइम जो हो जाता है उससे बच जाते हैं। और ये कि आपने जो PMDC है उसका और जो ऑनलाइन पोर्टल है उससे आपने अप्लाई करना है गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट के लिए। और ये कि गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट जो है, अब इसके बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मोस्टली लोगों को नहीं पता होता। फॉर एग्जांपल ये कि जो LMGs हैं उनको तो मिल जाएगा, क्योंकि ये कि आफ्टर हाउस जॉब उनका जो फुल लाइसेंस होता है उन्हें मिल जाता है। लेकिन जो FMGs होते हैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, उनको एक एक्स्ट्रा स्टेप जो है उससे गुजरना पड़ता है। उनको NRE एग्ज़ाम जो है जो पाकिस्तान का एग्ज़ाम है वो भी देना होता है। उसके बाद उन्हें फुल लाइसेंस मिलता है। तो एक मिथ है कि आपको फुल लाइसेंस लेना होता है, उसके बाद आप आयरलैंड और यूके का पाथवे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपको गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट चाहिए होता है। लेकिन PMDC से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने के बाद मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि क्योंकि ये कि पाकिस्तान में प्रैक्टिस करने का इरादा नहीं होता, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट लेने का जो मकसद होता है, तो ये कि वो आजकल ग्रांट कर रहे हैं आपको गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट इवन इफ यू आर एन IMG। तो ये कि ये अच्छी बात है कि वो ग्रांट कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहले से दोबारा आपको ये कि प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। और उसके साथ आपको ये वैलिड रीजन अपनी अटैच करनी पड़ेगी कि आपको गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट के लिए PRP दोबारा से चाहिए। फिर आपको दोबारा से एक न्यू लाइसेंस भी इशू कर देंगे और एक गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट भी इशू कर देंगे। और ये कि फिर ये आरिश मेडिकल काउंसिल को डायरेक्टली वो भेज देंगे और उनकी आपको पोर्टल पे सिलेक्ट करना होगा कि आप किस मेडिकल काउंसिल के लिए आप ये गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। और ये कि उसके 3-4 महीने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वैलिडेट होगी। और ये कि वेटिंग असेसमेंट से अंडर असेसमेंट आ जाएगा। तो ये कि आप देख रहे हैं कि 3 to 4 मंथ्स ये टाइम लेता है। तो ये कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो पहले एक जो पार्टिसिपेंट थे हमारे, वो ये पूछे थे कि आपको जो प्लैब है और ये कि आयरलैंड है, हम उसके अंदर क्या डिफरेंस है, मतलब प्लैब को क्यों हम चूज करें, आयरलैंड को क्यों चूज करें, क्योंकि आयरलैंड तो अपेरेंटली आसान है। लेकिन ये कि यस इट इज इजी बट इट टेस्ट योर पेशेंस। तो ये कि आपका जो सब्र है उसका इम्तिहान लेगा, क्योंकि ये कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग, हर छोटा प्रोसेस जो है वो बहुत टाइम लेता है। और ये कि आफ्टर अंडर असेसमेंट उनको मजीद टाइम लगता है। तो ये कि अंडर असेसमेंट के बाद भी वो ये कि 6 to 7 मंथ्स या फिर 8 मंथ्स तक भी वो ये कि आपकी जो डिग्री है उसकी और ये कि आपकी सारी एप्लीकेशन है उनको अप्रूव करेंगे। फिर उसके बाद आपको एक फॉर्म रिलीज होता है जिसे कहते हैं जन फॉर्म। तो ये कि उसका मतलब ये कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है, तो लेकिन ये कि आपने वो जन फॉर्म फिल करके आपने दोबारा सबमिट कराना होता है, फिर उसको मजीद कुछ हफ्ते लगते हैं। तो ये कि फिर वो मजीद कुछ टाइम लेता है। तो ये कि कुल मिला के तकरीबन 1 साल का टाइम लग जाता है आजकल। और ये कि ये जन फॉर्म आपने फिल करके वापस भेज देना उन्हें, और ये कि आपने उनकी जो फ़ी है वो पे करनी है। तो ये कि फ़ी आपने पर ईयर पे करनी होती है, तो उसका मतलब ये कि आपको लाइसेंस मिल गया। तो आपने 1 साल की फ़ी पे की है, आपने फॉर्म फिल करके भेज दिया वापस, और ये कि उसके कुछ टाइम के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो जाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द आयरलैंड पाथवे। इसके अंदर मैं कुछ एडिशनल जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं जो मेरी प्रेजेंटेशन में नहीं थे वो मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो इसका फ़ायदा ये है कि आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। दैट्स अपेरेंट, दैट्स वेरी सिंपल, कि आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ा, आपको बगैर एग्ज़ाम के, बगैर किसी रिक्वायरमेंट के आपको वहाँ पे जाना अलाउ हो रहा है। लेकिन ये कि येस इट टेक्स टाइम। अगर आप सोचें कि येस मैंने अभी हाथ जॉब किया है, मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं देना, और ये कि मैं अभी चला जाऊँ आयरलैंड, वो पॉसिबल नहीं है। आपको 1 साल तक मज़ीद वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद येस आपको जॉब ढूँढने के लिए भी वेट करना पड़ेगा। क्योंकि ये सारा प्रोसेस आप पाकिस्तान में रह के करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप आयरलैंड गए हैं, वहाँ पे आपने जॉब ढूँढ ली है। आप पाकिस्तान में ही हैं, आपको यहीं से अप्लाई करना पड़ेगा। और इस 1 साल के दौरान अगर येस आपका क्लिनिकल गैप है, तो आप लेस डिज़ायरेबल कैंडिडेट होते हैं,
कि आपको जॉब मिल जाए। तो IMG जो है वो अगर आइलैंड के सारे बैठे रहें कि यस हमें 1 साल तक लाइसेंस आ जाएगा, तो हाँ लाइसेंस तो मिल सकता है आपको, लेकिन ये कि उसके टाइम भी आपको पूछा जाएगा, जो फाइनल रजिस्ट्रेशन होती है, फाइनल लाइसेंस होता है, उसमें भी आपको बताना होता है कि आपने जो गैप ईयर है अभी तक क्या कर रहे हैं, और ये कि ग्रेजुएशन कब की और ये कि हाउ जॉब कब थी। तो ये कि ये भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा, और इसकी वैलिड रीजन भी आपको देनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद जो जाहिर सी बात है, जो जॉब्स आपको मिलनी होगी, तो उसके लिए भी आपको बताना पड़ता है। तो इस टाइम आपको लाजमी कुछ ना कुछ क्लिनिकल एक्सपीरियंस के लिए आपको जो अपना लोकल एग्जाम है यहाँ का वो पास करना चाहिए, या फिर ये कहीं ना कहीं आपको अगर पॉसिबल हो तो किसी न किसी तरह क्लिनिकल प्रैक्टिस में लाजमी जाएँ। ऑब्जर्वरशिप्स अगर आप कर सकते हैं तो वो कुछ हद तक एक्सेप्टेबल होती हैं, लेकिन ये कि इतने बड़े टाइम के लिए वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। और ये कि आपको जो अपने लोकल एग्जाम है उस पर पूरी फोकस करना चाहिए। और ये कि उसके अलावा जो स्पेशलिस्ट ट्रेनी पाथवे था, उसका एक और फायदा है कि आफ्टर यू गो टू आयरलैंड, उसके बाद क्या, अगर आप आयरलैंड जाते हैं जनरल रजिस्ट्रेशन के बाद, वहाँ पे आपने नॉर्मल एज अ जनरल डॉक्टर, मतलब आपने ये कि जूनियर डॉक्टर आपने वहाँ पे काम किया है 1-2 साल, उसके बाद आप स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग पाथवे में जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप अगर आप कोई वहाँ का एग्जाम नहीं देना चाह रहे, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे भी जो रॉयल कॉलेज है, तो ये कि वहाँ के एग्जाम्स होते हैं, तो अगर आपने वो वहाँ पे एग्जाम नहीं दिए, तो वहाँ पे एक और बहुत अच्छी बात है, जो ये कि हमारे पाकिस्तानियों के लिए या फिर स्टूडेंट्स के लिए या फिर उन लोगों के लिए जो कोई हर्डल्स नहीं चाहते अपने रास्ते में, उनके लिए बहुत एक अच्छी बात है कि आप बगैर एग्जाम के आपको स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रार में आपकी एंट्री हो सकती है। वो किस तरह हो सकता है कि आप वहाँ पे चेक करें कि आपने कौन सी स्पेशलिटी जो है आपने परस्यू करनी है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एक स्पेशलिटी चूज करते हैं, और ये आप चाहते हैं कि आप उसके अंदर आपका जो है स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रार में आपका नाम हो। फॉर एग्जाम्पल कार्डियोलॉजी है, तो ये कि अगर आप कार्डियोलॉजी सिलेक्ट करते हैं, लेकिन आप यस उसका कोई बोर्ड या मेंबरशिप का या कोई फेलोशिप का एग्जाम नहीं देते, तो ये कि आप उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो IMC ने सेट की हैं कि आपकी ये रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, आपको ये कोर्सेज करने चाहिए, तो ये कि आप वो कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आप वो चेक करके अगर आप ड्यूरिंग योर टाइम एज ए नॉर्मल जूनियर डॉक्टर विदाउट एनी स्पेशलिस्ट टाइटल ऑन ऑन योर प्रोफाइल, अगर आप वो रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेते हैं, तो और ये कि आप अप्लाई करते हैं IMC को, तो ये कि वो आपको स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रार में एंट्री दे देते हैं। तो दैट्स ऑल्सो वेरी गुड थिंग कि वहाँ पे यस अगर ये कि फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खासा किसी का एग्जाम नहीं पास होता, या फिर ये कि उसने बहुत ही टाइम दे दिया एक ही डिपार्टमेंट में, तो उसको उस डिपार्टमेंट की स्पेशलिटी जो है वो भी मिल जाती है। तो उसके अलावा अगर हम ओवरऑल बात करें कि आयरलैंड के आपको एज अ डॉक्टर क्या फ़ायदा होता है, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप जहाँ पे भी चेक करेंगे किसी भी वेस्टर्न कंट्री में जहाँ पे डॉक्टर्स जाते हैं, यूजुअली कनाडा, US, और ये के अलावा अगर ऑस्ट्रेलिया की भी बात करें, मिडिल ईस्ट की बात करें, वहाँ पे कुछ कंट्रीज, स्पेसिफिक कंट्रीज मेंशन होते हैं कि जहाँ की अगर आपके पास लाइसेंस है, और या फिर ये कि अगर आप वहाँ के स्पेशलिस्ट हैं, और ये कि आपके पास वहाँ का एक्सपीरियंस है, तो आपको वहाँ के जो एग्ज़ाम है वो एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। तो उसके अंदर आपने USA और UK तो आपको वैसे नेचुरली आता होगा, लेकिन ये कि आयरलैंड भी उन्हीं कंट्रीज में ऐड है जिनकी जो स्पेशलिस्ट जो स्पेशलिस्ट जो उनकी एक्सपीरियंस होता है, और ये कि उसके अलावा जो आपके वहाँ की जो स्टैंडिंग है उसके अंदर जो लाइसेंस है इस कंट्री का, तो वहाँ पे भी एक्सेप्टेबल है। तो ये एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर जाना बहुत आसान है, हर्डल्स बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन जो एट द एंड जो आपको उसके पोस्ट एक्सपीरियंस जो रिवॉर्ड्स हैं वो सेम एज UK, सेम एज एनी अदर बिग कंट्री। तो ये कि UK, USA और आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्रीज आपको मोस्टली मिलेंगे, आप चेक कर सकते हैं, जिनके एक्सपीरियंस के बाद आप किसी और कंट्री एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। सो अगर आप चाहते हैं कि यस एक बहुत ही सबसे इजीएस्ट पाथवे हो, तो यस यू कैन के से आयरलैंड, लेकिन ये कि यस आपका टाइम जो है वो इसके अंदर काफ़ी लगेगा। जाने से पहले 1 साल में ये नहीं कह सकता बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि बाकी जगह भी टाइम लगता है, लैब के पास में भी टाइम लग सकता है। लेकिन ये कि उसके अलावा जो आपकी स्पेशलिस्ट है, आप उसके अंदर आप जाना चाह रहे हैं, उसके अंदर भी ये कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा अपनी वो CV बनाते हुए, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करते हुए। और ये कि उसके अलावा अगर आपकी बात करें कि वहाँ पे जो सैलरीज कितनी है, वो एक पॉइंट मिस हो गया था। तो सैलरीज उनकी जो होती हैं वो 43,000 यूरो से लेके 63,000 यूरो तक पर ईयर अगर हम बात करें तो वो होती हैं। तो इतनी आपको सैलरी मिल जाती है वहाँ पे, और एज यू मूव अप द लैडर, तो आपकी सैलरी जो है वो अराउंड $200,000 200,000 यूरोस तक
पर ईयर जा सकती हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड अबाउट आयरलैंड। आई एम सॉरी अबाउट द इंटरप्शन अर्लियर। और एक ये सभी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप अपने क्वेश्चन जो हैं वो शेयर कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर ये जॉब रिलेटेड क्वेश्चन है पाकिस्तानीज के बारे में इधर आयरलैंड में। सर सिर्फ पाकिस्तानीज को लोकम जॉब्स ही लोकम जॉब्स पर ही अपॉइंट किया जा सकता है आयरलैंड में? नहीं, ऐसा लोकम जॉब्स तो ऑप्शनल है। अगर आप लोकम जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके अलावा आपको नॉर्मल जॉब्स भी मिल जाती हैं। तो उसके अलावा अगर आप लोकम करना चाह रहे हैं दैट्स ऑप्शनल, लेकिन ये नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही तरह की जॉब मिलती है। यू आर ओपन टू ऑल काइंड्स ऑफ जॉब्स। अस्सलाम जी वालेकुम माज भाई। यस। माज भाई एक क्वेश्चन था मेरा कि जो रोटेशंस आपने मेंशन किए, मतलब आईएमसी ने मेंशन की हुई हैं हाउस जॉब के हवाले से, फॉर एग्जांपल जनरल सर्जरी और जनरल मेडिसिन में, और उसकी लिस्ट दी हुई है। उसके बाद अलाइड साइंसेज की उन्होंने लिस्ट दी हुई है। क्या पाकिस्तान में आईएमजीज के लिए ऐसी प्रायोरिटीज हैं कि वो हमें इस तरह के, मतलब हमें जो हाउस जॉब में रोटेशन देगी? जितना मैं समझा हूँ अभी क्वेश्चन को, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आईएमजी को इसमें रोटेशन मिल जाती है या नहीं? जी जी बिल्कुल। जी मिल जाती है। आजकल पाकिस्तान में वैसे जो आपको रोटेशन मिलती हैं, फॉर्चुनेटली मोस्ट हॉस्पिटल्स में जो मैंने देखा है, वो आपको रोटेशन ही इस हिसाब से देते हैं जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है। अब ये कि मैं अपनी बात करूँ तो आई एम ऑल्सो डूइंग अ हाउस जॉब इन वन ऑफ द हॉस्पिटल्स इन लाहौर। तो ये कि वहाँ पे जो हमारी जो रोटेशन है वो नेचुरली इस तरह के, मतलब जनरल सर्जरी और जनरल मेडिसिन में तो आपको कंपल्सरी है 3 मंथ्स चाहिए होते हैं, तो ये आपको 3 मंथ्स की ही मिलती है। तो यहाँ पे जितना जनरली क्राइटेरिया फॉलो होता है पाकिस्तान में वो सेम होता है मोस्टली। और लेकिन हाँ, जो आपकी जो स्पेशलिटी होती है एलाइड है, आपने वो ध्यान से चेक करनी होती है। जनरल सर्जरी और जनरल मेडिसिन तो आपको मिल रही है, लेकिन जो आपकी जो एलाइड स्पेशलिटी है, एक तो आपने वो चूज की है, वो मोस्टली एक्सेप्टेबल होती है, लेकिन उसकी जो ड्यूरेशन है वो आपको चेक करनी चाहिए। ये ना हो कि आप ज़्यादा एक्सपीरियंस लेने के चक्कर में आप ये कि आपकी जो ड्यूरेशन है स्पेशलिटी की वो एक्सेप्टेबल ही ना हो। लेट्स सपोज के अगर आपने एलाइड में सोच लिया मैं 3 एलाइड स्पेशलिटीज में मैं एक एक महीना काम करूंगा, तो आपके एक स्पेशलिटी एलाइड स्पेशलिटी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अच्छा, और दूसरी बात ये थी कि मैंने ये भी मेरा ये भी डाउट है, क्लियर कर दें प्लीज, कि वहाँ पे आयरलैंड में जाके आपको 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जॉब के लिए, उसके बाद आपने दोबारा अप्लाई करना पड़ता है किसी और जॉब के लिए, मतलब और हॉस्पिटल में आपने जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। क्या ये दुरुस्त? जी इसका मोस्टली होता है, आई थिंक इस यूके से, अगर डॉक्टर शाहिद साहब ने भी शायद बताया था कि आपको ट्रेनिंग और नॉन ट्रेनिंग जॉब्स मिलती हैं। तो कुछ जॉब्स होती हैं जिनका नेचर होता है 6 मंथ्स के बाद, उसके बाद लेकिन ये कि आप दूसरी जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू माधव। अस्सलाम वालेकुम जी सर। माज भाई। वालेकुम। मेरा क्वेश्चन है जी जी कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स जो हैं उनको एनएलई और एनआरई कंपल्सरी नहीं है टू अप्लाई फॉर आयरलैंड? जी बिल्कुल कंपल्सरी नहीं है। ये पॉइंट मैंने स्पेशली एक्सप्लेन किया था क्योंकि मुझे पता था कि ये मिथ है। आपको एनएलई और एनआरई अभी एक ही बात है, तो ये कि ये क्लियर करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। पीएमबीसी से आप बात करेंगे कि आपको गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट चाहिए। उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपका जो लाइसेंस है, आपके पास एटलीस्ट कोई लाइसेंस होना चाहिए जिसका जिस तरह एक आपके पास पीआरएमपी होगा अगर आपने एनआरई नहीं लिया। तो एक है आपके पास पीआरएमपी होगा, वो लाइसेंस जो है एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए वैलिड होना चाहिए। तो हाँ, अगर आपका जो लाइसेंस है वो वैलिड है कुदरती तौर पे, लेकिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपने 1 साल की हाउस जॉब भी की है, तो ये कि फिर ठीक है। लेकिन ये कि अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने हाउस जॉब की है, तो ये कि आपको दोबारा लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा 1 साल के लिए पीएमवीसी के लिए। और आपको जो वजह वहाँ पे बतानी है, आपको अपनी वजह ये बतानी है कि आप इस हादसे पे जा रही हैं। लेट्स सपोज आप आइलैंड जा रही हैं, तो आपको उसके लिए चाहिए ये, और आपको आगे गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए, एक एप्लीकेशन लिख के साथ, और ये एक स्क्रीनशॉट लिख के देख के उस वेबसाइट से कि उन्हें चाहिए ये गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट। फिर आपको अपलोड करना होगा उनकी पोर्टल पे, वो दोबारा आपको लाइसेंस 1 ईयर का इशू कर देंगे। उसके बाद आप फिर गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। ओके, थैंक यू। जी अस्सलाम जी माज वालेकुम भाई। माज भाई। मेरा वालेकुम सलाम।
हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट उनके लिए अगर वो आयरलैंड जाना चाहे तो उनके लिए पाकिस्तान की परमानेंट लाइसेंस होना जरूरी के बगैर हो जाता है? जी, अभी मैं वही बताया था, परमिट लाइसेंस जरूरी नहीं है, आप उसके बगैर भी जा सकते हैं। आपको बस पीएमडीसी से ये चाहिए होता है, आपको गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट चाहिए होता है और हाउस जॉब वेरिफिकेशन चाहिए होती है, तो वो आपको वैसे ही कर देंगे। ओके सर। जी, नेक्स्ट जी क्वेश्चन। सर, यहाँ पे पाकिस्तान में आयरलैंड के लिए स्पेशलाइजेशन के लिए क्या फीस और प्रोसीजर क्या होगा? क्या हम अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल्स पे, मतलब कि हम अगर थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर एमबीबीएस में है तो हम अभी से इसकी कर सकते हैं, हम इसे दे सकते हैं? नहीं, आप अभी से तो नहीं कर सकते इसका पाथ पे स्टार्ट, अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं अभी, क्योंकि आपको पता है आपको हाउस जॉब भी चाहिए। तो ये कि हाउस जॉब की वेरिफिकेशन आपको करानी पड़ेगी पीएमडीसी से, तो हाउस जॉब आपको आफ्टर ग्रेजुएशन ही मिलेगी। और यस, आप जिस लैब पाथवे के लिए था कि आप आइल्स दे सकते हैं, आइल्स या ओईटी, यस आप ग्रेजुएशन से पहले दे सकते हैं, लेकिन ये प्लान करके कि आइल्स ओईटी ये कि कितनी देर के लिए वैलिड होगा और ये कि आपको कितनी देर में दोबारा जाने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि यस उनकी वीज़ा रिक्वायरमेंट हो सकती है या जॉब रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आपके पास वैलिड आइल्स या ओईटी होना चाहिए। तो ये कि सिर्फ आइल्स ओईटी दे सकते हैं, उसके अलावा आप और कुछ नहीं कर सकते आइलैंड पाथवे के लिए बिफोर ग्रेजुएशन। Any other question? Assalamu alaikum, Dr. Manas. Welcome, Islam. I actually want to have a clear picture about the timeline of applying for these certificates. I want to know, can I apply for EPIC verification? Actually, I'm currently doing my house job. Can I apply for EPIC verification right now? Yes, you can apply for EPIC verification right now. And what But about the good standing certificate? good standing certificate, yes, you can also apply for that right now. But I guess you will also need your house job experience certificate along with that. So Okay, it won't do you any good because you need house job experience certificate along with your degree verification as well. okay. And one more thing, you mentioned something like a junior doctor. Can you brief a little about what do you mean by junior doctor? Like I meant the post like house officer or medical officer. I mean like a doctor that is not a specialist. Okay. I was And do referring to. you get paid for a junior for the post of junior doctor in Ireland? Sorry, could you please repeat the question? Do you get paid in Ireland for the post of junior doctor? Yes. That's like a full fed job. Like over here, we have medical officers, MOs, and Yeah. in case of Pakistani medical graduates, you also get paid for your house job. So Mhm. yes, you do get paid. Okay. One more thing I want to ask is, what is the role of FCPS in the process of applying for Ireland? Yes, it's unfortunately the same as in lab Okay. because Yeah. it does not do you any good because that's not an acceptable degree over there except for one or two specialty, maybe anesthesia. I'm not sure. I'll have to recheck. But it does not do you any good. And yes, similarly, the clinical experience that you have in Pakistan that will help you. That does count over there, and that will help you according to the grade by which you are paid. For example, you have 2 to 3 years experience in Pakistan, Yeah. so you will get paid or you will get a job of that similar level in Ireland. For example, you will get a medical officer level job, but like grade 2 or grade 3 according to your experience, because you already have 2 to 3 years experience. But if you Okay. don't have any experience and you directly go after a house job, then you get like entry level jobs over there. And the specialist pathway is same as general pathway. So you can submit your application directly to IMC to their website, and then they will check if your application is according to their requirements, and if you fulfill the criteria, they will accept you into the specialist training pathway. So you will start the specialist training over there. Okay. Thank you. Thank you so much. You're welcome. जी
एनी अदर क्वेश्चन? यस मास भाई, मेरा मेरा क्वेश्चन है। जी मास जी। भाई, सबसे पहले थैंक यू फॉर क्लियरिंग द मिथ के बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज थे कि मतलब हमें पहले एनएलई क्लियर करना होगा इन ऑर्डर टू गेट गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। थैंक यू फॉर क्लियरिंग दैट। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये भी एक मिथ है या रियलिटी है कि अगर हम किर्गिस्तान से आइल्स करते हैं या फिर पाकिस्तान से आइल्स करते हैं, तो ये मिथ है या रियलिटी है कि किर्गिस्तान में आइल्स करके हमें मार्क्स ज्यादा मिलते हैं? नहीं, ये रियलिटी नहीं है, क्योंकि ये मिथ ही है। आई थिंक ये किसी सीनियर ने या कोई पास स्टूडेंट की मिथ थी, शायद होता हो तो अब नहीं होता, क्योंकि रिसेंटली मेरे एक अपने कोलीग ने दिया है और उसका कोई ऐसा नहीं हुआ कि उसका कि बहुत ही एक्सेप्शनल आगे हुए मार्क्स। अब ये अच्छी बात नहीं है कि उसके मार्क्स ज़्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन है कि उसके बिल्कुल एवरेज मार्क्स है और जितनी उसको चाहिए थे, वो जिस बात से जा रहा था उसके लिए एक्सेप्टेबल थे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपको किसी कंट्री में ज़्यादा डिफरेंट ग्रेडिंग होती है और पाकिस्तान में डिफरेंट ग्रेडिंग होती है। आई थिंक उनका क्राइटेरिया सेम होता है। थैंक यू मास भाई, बेस्ट ऑफ लक। यू वेलकम। अच्छा, मुझे एक सवाल पूछना था। जी जी। अब once you got everything done, ठीक है, and you got there, you just got landed in Ireland and you just found a job in a specific period of time, ठीक है, तो what was it going to be the first initial pay जो स्टूडेंट्स को मिलती है एक प्राइमरी लेवल के ऊपर? यस, मैंने जब सैलरीज के बारे में बताया था, तो उनकी जो स्टार्टिंग सैलरीज होती हैं वहाँ पे पर एनम के हिसाब से काउंट होती है। और ये कि आयरलैंड में जो आपको सैलरी मिलती है वो हर 14 डे बाद मिलती है, वो पर मंथ नहीं होती, हर 14 डे बाद आपको जो पेमेंट होती है तो आपको वो मिलती है। और जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी मतलब बाई ईयर, क्योंकि वहाँ पे एस्टिमेट दिया होता है, तो वहाँ पे जो काउंट करते हैं तो वो 43,000 यूरोज है। तो ये क्या आप उससे डिवाइड कर लें पर मंथ, आई थिंक अराउंड 45,000 यूरोस बन जाएगी और उसके बाद के आसपास बन जाती है। ठीक है। एक्सक्यूज मी आप डॉक्टर कुमार, जी जी। ओईटी के बाद आपसे ये क्वेश्चन था कि अगर ओईटी के बाद अगर अप्लाई हम करते हैं तो क्या ये रिस्क होता है कि ओईटी अगर एक्सपायर हो जाए बट फिर भी हमें जॉब ना मिले? जी, वो यही है कि आप देखें, आपने क्योंकि 1 ईयर का ये ड्यूरेशन है जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारा प्रोसेस होता है, तो ये कि आपने 1 साल पहले ही ओईटी दिया होगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 ईयर्स हो सकता है। तो हाँ, अगर आपको उसके दौरान कोई जॉब नहीं मिली और ये कि आयरलैंड में जॉब नहीं मिली और आपको जो जॉब मिली है उसकी रिक्वायरमेंट है, अगर अगर वो रिक्वायर कर रही है कि आपके पास वैलिड ओईटी या आइल्स हो, हाँ फिर आपको देना पड़ेगा। लेकिन कुछ जॉब्स रिक्वायर नहीं करती, तो ये हर जॉब पे भी डिपेंड करता है कि वो आपको देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। अगर 2 साल से ऊपर ड्यूरेशन हो जाती है, एक्सपायर हो जाता है, तो यस बिल्कुल आपको देना पड़ेगा, फिर तो आपको बिल्कुल देना पड़ेगा। लेकिन ये कि आपको अगर जॉब रिक्वायर नहीं करी तो बिल्कुल आपको आपके फिर जो स्कोर जो है आपको नहीं चाहिए उसका। Okay, thank you so much, Dr. Maaz. Now I would like to hand over to the regional chairperson of the AMSA Pakistan, Dr. Hamna Zaman. Over to Dr. Hamna. Assalamualaikum once again. Thank you so much, Dr. Maaz. Your presentation was very well explained. आपने जिस तरह आयरलैंड का पाथ एक्सप्लेन किया, ओईटी का पाथ एक्सप्लेन किया, एपिक वेरिफिकेशन एक्सप्लेन की, दिस ऑल वाज अमेजिंग। थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर। ओके, थैंक यू। और अगर फर्दर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया है ऑडियंस में से, तो उसके लिए अपॉलॉजीज बिकॉज वी हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम। और फर्दर अगर क्वेश्चन है भी किसी का, तो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन आवर ऑफिशियल पेजेस ऑफ एमसा पाकिस्तान और पिंजा किर्गिस्तान। योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज विल बी आंसर्ड। और अगर इसके अलावा फर्दर वी विल अरेंज मोर सेमिनार्स एंड वेबिनार्स लाइक दिस रिलेटेड टू कैरियर काउंसलिंग ऑफ स्टूडेंट्स, because the main aim of organization should be this, to raise awareness and to conduct activities which will help our medical students. So hope this webinar will be good. और इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट वेबिनार होगा एमएलए पे, और फर्दर इस तरह के होंगे गल्फ कंट्रीज की एक्सप्लेनेशन होगी उसमें। तो होप टू सी यू ऑल गाइस देयर। थैंक यू सो मच।
Thank you so much everyone for joining the meeting.